नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गैस पेपर सॉल्यूशन की। और गैस पेपर में आज जो हम गैस पेपर लेकर आए हैं वो आपका रहने वाला है एंटोमोलॉजी का। ठीक है, एंटोमोलॉजी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका जो ये गैस पेपर है ये रहने वाला है। ठीक है, और ये मान के चलो कि आपका 90% ये चीजें बिल्कुल सेम मैच करने वाली है, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो ये पेपर है, जो गैस पेपर है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना है ना। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि यही पेपर हमारे आने वाला है, उस विश्वास के साथ आपको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, और बेसिक बातें हम जानना चाहे तो ये जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की भी बात की है। ठीक है, उसके बाद में अब हम गैस पेपर्स की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ कॉमन चीजें हैं वो आप मुख्य रूप से क्या कर सकते हो, जहां पर हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां से भी आप उठा सकते हो, यदि आपको वहां से पढ़ना हो, किसी प्रकार के डिफरेंस की बात हो। ठीक है, या और कोई क्वेश्चन हो वहां से पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। हमने सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो स्टोर ग्रेन है उनमें भी, और जो क्रॉप्स है उनके भी पेस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपके डेफिनेशंस है यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके कीटों के अवस्थाएं हैं उनसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आता भी है, बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेगट और गर्भ क्या होता है इसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, गर्भ का नॉर्मली हम ये कहते हैं कि लट। ठीक है, और मेगट एक ऐसी कीट की अवस्था होती है जिसमें उनके टांग नहीं होती है, लेकिन वो फुदक फुदक के चलते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, फुदक फुदक के चलते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। डबल सीड क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको दोबारा हमने यहाँ पे डाला है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, डायमंड बेक मॉथ एक कीट होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लेमन बटरफ्लाई है इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद में आगे बात करें तो आपके प्रीडेटर क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, प्रीडेटर क्या होता है, ईटीएल। देखो दो चीजें होती है, एक आपके जो है हम कहते हैं ईटीएल होता है, और एक होता है आपके इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। ठीक है, उसको हम कहते हैं EIL। जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है उसमें तो बहुत अच्छे से इनको बताया है, आज और इनको डिस्कस कर लेंगे, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं इसलिए दोनों को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है हॉपर बर्न। इसके बाद में आ जाता है ये नेपचुअल फाइट क्या होती है, फ्लाइट क्या होती है, ये ओल्ड पेपर्स में आई हुई है। ठीक है, दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। हाइबरनेशन जो है ये क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पैरासिटोइड क्या होता है, मस्टर्ड एफिड जो कीट होता है उसकी भी बात करेंगे, ये क्या होते हैं सारी चीजें चर्चा करेंगे। डिफरेंस की बात करें तो ग्रास होपर और लोकस्ट में, ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी था पिछली बार जब हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, उस टाइम पर बच्चों ने कहा भी था, किसी ने कमेंट कर रखा था कि सर ग्रास होपर और लोकस्ट में अंतर बताइए। तो अब की बार हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पर भी बताया था, दोबारा से इसको और बता देंगे, और ये इंपॉर्टेंटली हमने डिफरेंस में भी डाला है। इंसेक्ट, पेस्ट और माइट, इनमें कभी कभी अंतर पूछा जाता है। ठीक है, इंसेक्ट और पेस्ट में नॉर्मली आता ही है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं माइट को भी इसमें शामिल कर लेते हैं कि पेस्ट और माइट में क्या अंतर है, या इंसेक्ट और माइट में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आ जाता है मोनोफेगस और पॉलीफेगस इंसेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपके जो एक और अंतर है, हम कहते हैं कि ये लोकस्ट जो होती है ना आपकी, ठीक है, ये जो लोकस्ट होती है ये एक तो समूह में रहती है, बहुत बड़ा ग्रुप बना के रहती है, और एक अकेली रहती है। तो इन दोनों जो फेज है, इसकी दो अवस्थाएं हैं, इन दोनों की चर्चा करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार से कौन सी हानिकारक ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, ट्रेवल कौन सी करती है, कौन सी नहीं करती है, इनके भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आ जाता है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में हम बात करेंगे कि आपके साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन रोटेंट्स, यानी कि जो चूहे होते हैं, ठीक है, जो आपके खेतों में पाए जाते हैं, घरों में भी होते हैं, ठीक है, उन चूहे के जो कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उनके मैनेजमेंट को देखेंगे, जो ग्रेन स्टोरेज है वहां पर उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा राइट अबाउट द बर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस, यानी कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी बर्ड्स है जिनका इंपोर्टेंस रहता है, ठीक है, वो इंपोर्टेंट होती है, और साथ में देखेंगे उनका मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट किनका, एक तो ऐसे हो सकता है जो लाभकारी बर्ड्स है हमारे लिए, जो हमें फायदा पहुंचाती है, उनके वहां
जो खेत में ठहरने की व्यवस्था करेंगे और जो हानिकारक बर्ड्स है उनको वहां से भगाने की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों मैनेजमेंट भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है लॉन्ग टाइम फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम फर्स्ट में क्या है, तो काफी ज्यादा पूछा जाता है ये आपका व्हाइट गर्ब। ठीक है, दो कीट आपके जरूर याद रखने हैं, एक व्हाइट गर्ब और दूसरा रेड हेडी कैटरपिलर। दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोड बोरर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको सबको हमने जो है यहाँ पर ऐड किया है। तो व्हाइट गर्ब आ गई। ठीक है, इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, साथ में ऑर्डर, फैमिली, लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे सफेद लटकी। इसके अलावा नेचर एंड डैमेज मैनेजमेंट, रेड हेरी कैटरपिलर का भी हम डिस्कस करेंगे। इसके नाम के इनकी कॉमन जो चीजें हैं इनकी भी बात हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ कीटों को देखेंगे, जैसे कि सोरगम जो सूट फ्लाई है उसकी बात करेंगे, इंसेक्ट ऑफ मैंगो की बात करेंगे, स्पेसीज ऑफ लोकस्ट नेम विद एग्जांपल, एग्जांपल के पास जो लोकस्ट की स्पीसीज है उनको भी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज होती है लोकस्ट की, उसकी भी बात करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें सेकंड की, तो आपके इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगा कि स्टोर ग्रेन से, ठीक है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। जो स्टोर ग्रेन होता है इनसे हमें क्या करना पड़ता है, मेजर जो इंसेक्ट है उनको एनलिस्ट करना है, यानी कि उनके सभी के नाम लिखने हैं, राइट, उनका नेचर लिखना है, बायोलॉजी बतानी है, वो भी किसकी, पल्स बिट्टल की। ठीक है, जो दलहन में होने वाला जो आपका बिट्टल है जिसको हम नॉर्मल भाषा में गुण बोलते हैं, ठीक है, उसका भी हम नेचर देखेंगे, वो कैसे नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो नेचर और बायोलॉजी दोनों को जो है देखेंगे, वो डैमेज कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। इसके अलावा हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल है उनकी भी बात करेंगे, और जो आपकी आधुनिक अभी वाली जो मॉडर्न है उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया कि अनाज को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती है। पुराने टाइम पे हम देखते थे कि जो बक्से हैं इस टाइप की चीजें रखते थे, बोरियों में रखते हैं, कट्टों में रखते हैं। ठीक है, तो वो आपके पुराने मेथड हो गए। आजकल हम क्या करते हैं, जो टिन के सेट्स है, टिन की जो डिब्बे हैं वो लेकर आते हैं, उनमें रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अच्छी स्ट्रक्चर्स होती है जिनमें हम स्टोर करते हैं, तो उनके हम जो है सबकी चर्चा करेंगे। कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स हम इसमें मुख्य रूप से एक तो सुगर केन पायरिला पे करेंगे, इंपॉर्टेंट कीट है। ग्राम पाउडर वो पोड बोरर आपका इंपॉर्टेंट कीट है। ब्रिंजल शूट और फ्रूट बोरर, ठीक है, एक ही है, ये दो नहीं है। शूट और बोरर जो होता है आपका शूट को खाने वाला और फ्रूट को खाने वाला, दोनों ही क्या होता है, एक ही होता है, उसकी भी बात करेंगे। बेर फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो जो है ओल्ड पेपर्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर इसके बाद में इनलिस्ट एनी 5 इंसेक्ट, कोई से भी 5 इंसेक्ट को इनलिस्ट करेंगे जो कि कॉटन से संबंधित है, उनके साइंटिफिक नेम, उनके ऑर्डर, उनकी फैमिली। और पिंक बॉलवर्म का हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि पिंक बॉलवर्म क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहने वाला है, गेस पेपर रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा अब करेंगे, सॉल्यूशन की बात अब करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे जाना है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपको कहां जाना है, ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैगट की बात करते हैं। देखो मैगट होता क्या है, ये ओल्ड पेपर्स में भी आया हुआ है और इसको यहाँ पर और देख लेते हैं। मैगट क्या है, मैगट आमतौर पर कीटों की एक अवस्था होती है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि प्यूपा है, एक अवस्था है। ठीक है, गर्भ जो होती है एक अवस्था होती है। इसके अलावा हम कहते हैं अडल्ट एक अवस्था है, एक अवस्था है। उसी प्रकार जो मैगट है वो भी एक अवस्था होती है। ठीक है, मैगट भी क्या होती है, मक्खियों की। ठीक है, किसकी, जो मक्खी होती है उसकी एक लार्वल अवस्था होती है। ठीक है, लार्वा, लार्वा का मतलब क्या हुआ, जो आपके इंसेक्ट के जो एग है, एग से बाहर निकलने के बाद में जो बनता है वो लार्वा है। लार्वा जो आमतौर पर नरम और बिना पैर वाला, यहाँ पर ध्यान देना है, इसके अभी पैर नहीं आए हैं। ठीक है, नरम है, सफेद या पीला होता है। ये लार्वा सड़े गले जैविक पदार्थों पर फीड करता है, यानी कि ये जो आपके पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उन पे पड़ा रहेगा। ठीक है, कोई कचरा है तो उन पे पड़ा रहेगा और वहां से फीडिंग करता रहेगा, वहां से खाना खाता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये चल नहीं पाता है, हल्का सा जंप करता है, उछल उछल के चलता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, मैगट होते हैं, ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में आ जाता है ग्रब। ग्रब को तो आप सब जानते होंगे, हम कहते हैं व्हाइट ग्रब। ठीक है, व्हाइट ग्रब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी मुख्य जो अवस्था है, जो हानिकारक अवस्था है, वो कौन सी है, लट है। तो लट होने के कारण उसको व्हाइट ग्रब कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो ग्रब्स होती है
ये लार्वल चरण ही होता है, यानी कि लार्वा अवस्था ही होती है, जो आमतौर पर सफेद बिना पैर वाली सी आकार की, ठीक है, क्योंकि लट होती है तो ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे पड़ी रहती है, तो इसको हम सी आकार वाली, नॉर्मली व्हाइट ग्रब में तो बोलते ही हैं। तो ये पौधों की जड़ों, मिट्टी, सड़े गले जैविक पदार्थों को खाने का काम करेगी, ठीक है। यदि मिट्टी में रहेगी तो जड़ों को खाएगी, ऊपर पत्तों पे रहेगी तो पत्तों को खाने का काम करेगी। इस प्रकार से ये जो गर्भ होती है अलग अलग होती है भाई, हम ये नहीं कह सकते कि व्हाइट गर्भ में ही सिर्फ गर्भ है, और भी बहुत सारे जो कीट हैं उनमें गर्भ पाया जाता है, ठीक है। लट होती है, नॉर्मल जो लट बोलते हैं वो गर्भ ही होती है। डबल सीड की बात करें तो ये पुराने पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। डबल सीड उस स्थिति को कहते हैं जब एक ही बीज आवरण में दो बीज बनते हैं, ठीक है, आवरण एक ही है। ये मान लो आपका ऊपर वाला जो बीज होता है, बीज के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एक ही है, लेकिन इसमें दो बीज जर्मिनेट हो रखे हैं, अंदर कितने बीज है, दो बीज है, ठीक है। या जब दो बीज एक साथ एक फसल में पास पास उगते हैं तो इस कंडीशन को हम डबल सीड कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, डबल सीड कंडीशन होती है। इसके बाद में डायमंड बेक मॉथ, ठीक है, क्या होता है, डायमंड बेक मॉथ। तो ये क्या चीज है, डायमंड बेक मॉथ, जो आपका क्रूसीफेरस फसल जैसे गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया का एक प्रमुख कीट है। इसके पंखों की पीठ पर डायमंड आकार का क्या होता है, निशान होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, डायमंड बेक मॉथ बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्रूसीफेरी की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बात समझ में, जिसमें मुख्य रूप से गोभी आ गई, फूल गोभी आ गई, गोभी में इनमें तो मुख्य रूप से ये देखा ही जाता है, ठीक है। तो डायमंड बेक मॉथ का जरूर ध्यान रखोगे, कीट है एक। इसके बाद में लेमन फ्लाई, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपके नींबू वर्गीय जो फसलें हैं उनमें जो फ्लाई होती है उसको हम लेमन बटरफ्लाई कहते हैं, ठीक है। ये आपके खट्टे फलों की फसलों को सामान्य कीट होता है और इसे इसके पीले पंखों और काले धब्बों के लिए आसानी से पहचाना जाता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, एक तो पीले इसके पत्ते होते हैं, ठीक है, इसके जो पंख होते हैं वो काले और पीले रंग के होंगे, उन पे धब्बे दिखाई देंगे, इसलिए वो आसानी से हमें पहचानी जाएगी, ठीक है। बाकी नाम से ही पता चल रहा है, लेमन बटरफ्लाई। इसके बाद में बात करते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो शिकारी होते हैं, ठीक है, मान लो कोई कीट है, उसको चिड़िया ने खा लिया, तो चिड़िया के लिए चिड़िया क्या हो गई, वहां पर प्रीडेटर हो गई, शिकारी हो गई, ठीक है। और वो जो आपका हम कहते हैं जो शिकार था, जो कीट था, वो आपका मुख्य रूप से क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि ये आपका उसका शिकार हो गया, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसके साथ में जो है और भी शब्द होते हैं, अभी उनकी भी हम चर्चा करेंगे। शिकारी वह जीव होता है जो अन्य जीवों का शिकार करता है, ठीक है, मारता है, उनको खाता है। उदाहरण के लिए जो लेडी बर्ड बिटल है, यहाँ पर उदाहरण एग्रीकल्चर के हिसाब से ही लिया जा रहा है कि लेडी बर्ड बिटल जो होता है ये आपके एफिड को खाता है। किसको खाता है, एफिड, यानी कि जो मोला होता है आपके, ठीक है, जो मोइला बोलते हैं हम, वो उसको खाने का काम कौन करता है, लेडी बर्ड बिटल करता है। और नॉर्मली आपको यदि देखा हुआ हो तो रेंजकी की फसल में आपने लेडी बर्ड बिटल देखा होगा, इस प्रकार का छोटा सा बिटल होता है, उस पे जो है रेड रंग पे काले काले जो रंग की है छोटी छोटी क्या होती है, धब्बे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो है डॉट्स पाई जाती है, इस प्रकार का कीट होता है, रेंजके में आमतौर पर देखा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, ठीक है, ये आपके क्या होता है, जो हम ये कहते हैं कि वह जनसंख्या स्तर, ठीक है, कीटों की संख्या को बताने का ही काम करेगा, और उस संख्या को बताने का काम करेगा जिस पर कीट नियंत्रण उपाय का खर्च कीट द्वारा होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर यह स्थिति है कि हम यदि कीट नियंत्रण करेंगे तो कीटों के द्वारा होने वाला नुकसान और दवाइयों में किया जाने वाला खर्च अभी तक क्या है, बराबर है, उस लेवल पे है। यह तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कब नियंत्रण उपायों को लागू करना है। इसका उपयोग कब करेंगे, जब हमें नियंत्रण करना हो, तब इसको हम पहले देख लेंगे, इसके बाद में नियंत्रण स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम नियंत्रण नहीं करते हैं या इससे पहले नियंत्रण करेंगे ना, तो फिर हम नुकसान में जाएंगे, क्योंकि दवाई का खर्च इतना है कि जितना नुकसान नहीं हो रहा है उससे ज्यादा तो दवाई में नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो बात देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका हॉपर बर्न। हॉपर बर्न क्या है, तो वह स्थिति जब पौधा के होपर जैसे कि लीफ होपर के भोजन करने से उत्पन्न होती है, जिससे कि पौधों की पत्तियां पीली, सूखी, कभी कभी मुरझाई
होती है, क्योंकि ये हॉपर्स क्या होते हैं, नॉर्मली रस चूसने का काम करते हैं। ठीक है, जो पत्ती है उससे क्या करेंगे, रस चूसेंगे। ठीक है, और पत्ती से रस चूसेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी पत्ती है और पत्ती से रस चूसने का मतलब हुआ कि ये यहाँ से रस चूसेंगे तो पत्ती किनार से जलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसे पूरा पोषण नहीं मिलेगा, अब पोषण नहीं मिलेगा तो यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाएगी पत्ती, जलती जलती पूरी ही, तो ऊपर से क्या हो रही है, जल रही है। इसलिए इस बर्न को हम इंग्लिश में जलना ही कहते हैं। ठीक है, बर्न का मतलब क्या होता है, जलना ही होता है इस कंडीशन की वजह से। और ये किसकी वजह से हो रही है, हॉपर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हॉपर बर्न कहते हैं। ठीक है, नेपचुअल फ्लाइट की बात करते हैं। नेपचुअल फ्लाइट ये पहले भी बताई हुई है कि आपके नॉर्मली जो कीट होते हैं, जैसे कि आपके टर्माइट्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा चींटियां हो गई, इनमें पंखों वाले क्या होते हैं, कुछ कीट पंखों वाले होते हैं, उनमें पंख पाए जाते हैं। ठीक है, वो राजा रानी हो सकते हैं, या मान लो एक से ज्यादा नर हो सकते हैं, एक से ज्यादा मादाएं हो सकती हैं, उनमें पंख होते हैं। ठीक है, और वो शाही होते हैं। अब वो क्या करेंगे, अपने जनन के लिए, प्रजनन के लिए ऊपर उड़ेंगे, वो कभी भी जो है बिल में प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर जो है उड़ते हैं, एनवायरमेंट में उड़ते हैं, और वहीं पे ऊपर ही क्या करते हैं, जो संभोग है उसकी क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि मादा जो है नर से शुक्राणु लेती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये वापस आकर गिर जाते हैं। तो ये जो फ्लाइट होती है, ये जो उड़ान होती है, इसको हम नेपचुअल फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो नेपचुअल फ्लाइट वह यौन उड़ान होती है जिसमें पंख वाले कीट, विशेष रूप से चींटियां और दीमक, ठीक है, अपने उपनिवेशों यानी कि घरों से बाहर निकलते हैं ताकि वे मिल सके और प्रजनन कर सके। तो ये चीज आपके नेपचुअल फ्लाइट में देखी जाती है, और नॉर्मली इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, दीमक में करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे काम की चीज क्या है, दीमक है, दीमक फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो दीमक में ये काम करने के लिए हम वहां पर इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आ गया हाइबरनेशन क्या होता है, तो हाइबरनेशन कुछ जीव जिसमें कीट भी शामिल होते हैं, में सर्दियों के महीनों के दौरान क्या होती है, ऊर्जा बचाने के लिए एक निष्क्रिय या मेटाबॉलिक अवसाद की अवस्था होती है। यानी कि क्या करते हैं कीट, मान लो उनको पता है कि ये हमारा क्या है, ऑफ सीजन है, यहाँ पर हमारी फसलें नहीं मिलेगी, या यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, तो उस सर्दी से बचने के लिए ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आपका प्यूपा होता है ना, तो प्यूपा क्या होती है, एक निष्क्रिय अवस्था ही तो होती है कीट की। ठीक है, कीट जो है अपने आप को क्या कर लेता है, एक आवरण में ढकेल लेता है, एक आवरण बना लेता है, और अपनी जो अवस्थाएं है उसको अंदर ही अंदर चेंज करता रहता है। ठीक है, या मान लो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को हम हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात आगे करते हैं, आप क्या हो गया, पैरासिटोइड। पैरासिटोइड क्या होते हैं, तो वह जीव होता है जो आमतौर पर एक कीट होता है, ठीक है, जो किसी होस्ट में या उसके अंदर रहता है और अंततः उसे मार डालता है। यानी कि ऐसा कीट है जो दूसरों के अंदर रहता है और उसी का उपयोग भी करता है। ठीक है, यानी कि दूसरों के अंदर रहेगा, उसी को यूज करेगा, और टाइम आने पर उसको पूरा खा जाएगा। ठीक है, टाइम आने पर क्या करेगा, पूरा खा जाएगा, वो आपके पैरासिटोइड्स होते हैं। इनका यूज हम, जो आपके कीट होते हैं, कीटों के अंडों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। यानी कि ये ऐसे कीट हैं, दूसरे ऐसे कीट हैं जो एक दूसरे कीटों के अंडों में क्या करेंगे, अपने जो है नॉर्मली जो शिशु है वो बन जाएंगे, और वो उन अंडों को, उसके शिशु को, अंदर वाला जो उनका जीव है उसको खा लेंगे। ठीक है, तो एक कीट दूसरे कीट को नियंत्रित कर रहा है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जो परजीवी ततैया है, ठीक है, वो परजीवी ततैया अन्य कीटों के शरीर में अपने अंडे देता है। ठीक है, अब ये अंडों से जो लार्वा निकलेगा वो इन्हीं के अंडों में क्या हो जाएगा, इन्हीं के जो कीट है इनको खा जाएगा। ठीक है, इन्हीं कीटों को क्या करेगा, वो खा जाएगा। तो इस प्रकार से पैरासिटोइड काम करते हैं। इसके बाद में आ जाता है मस्टर्ड एफिड। ठीक है, अभी जो है सर्दियां चल रही है, और सर्दियां जैसे जैसे थोड़ी सी खत्म होती जाएगी, जब सरसों पकने लग जाएगी, ठीक है, उस टाइम पे जो है थोड़ा सा बादल होते ही जो आपके एफिड है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये उड़ान भरते हुए क्या होते हैं, चारों ओर दिखाई देंगे, और जिसने पीले कपड़े पहन रखे होंगे उसकी तो हालत खराब होने वाली है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड एफिड बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में हम जो है मोइलिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एफिड भी बोलते हैं, और इसके बहुत सारे नाम है।
सरसों और अन्य क्रूसीफेरी पौधों का सामान्य कीट है। ये पौधों के रसभूत पर फीड करता है, यानी कि ऊपर वाली जो कच्ची कलियां होती है वहां से रस लेता है, जिससे पत्तियां पीली हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है और कुछ मामलों में पौधों की मौत भी हो जाती है। मौत होने का मतलब है कि पौधा सूख जाएगा। ठीक है, जब बहुत सारी संख्या में आएंगे और चारों ओर पौधे के लिपट जाएंगे तो पौधा बेचारा सूखेगा ही लास्ट में। तो ये कंडीशन हो जाती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मस्टर्ड एफिड बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपके डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आपके वो क्वेश्चन आता है जिसका आपको इंतजार था कि लोकस्ट और जो आपका ग्रास होपर है इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ग्रास होपर को नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये खेतों में क्या होते हैं? अकेले रहते हैं। ठीक है, समूह में नहीं रहेंगे, दिखने में बिल्कुल टिड्डी जैसे ही होते हैं। ठीक है, लोकस्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कभी भी आपके जो है फसलों को ग्रुप में रहकर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि ये भी खाते हैं फसलों को, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अकेले रहते हैं, नुकसान कम पहुंचाते हैं। ठीक है, टिड्डी की बात करें तो ये ग्रुप में रहती है, सामूहिक रहेगी, ग्रुप में रहेगी, और जब भी कहीं पर ट्रेवल करेगी, लंबी दूरी तक ट्रेवल करती है, उड़ती है, और बीच में जितनी भी फसलें आती है उनको खाती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार का नेचर लोकस्ट का होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आमतौर पर एक एकल कीट होता है। ठीक है, एकल कीट का मतलब अकेला रहने वाला, जो छोटे समूह में, ठीक है, या इनका समूह भी होगा तो 2 का या 3 का छोटा समूह होगा, विशेष आवासों में पाए जाते हैं। ये विभिन्न पौधों पर फीड करते हैं, अलग अलग पौधों को खाते हैं। दूसरी बात करते हैं लोकस्ट की। टिड्डी क्या है? तो टिड्डियां जो है घास फूस की एक प्रकार होती है। ठीक है, यानी कि जो ग्रास होपर है उसी का एक प्रकार होता है। ठीक है, उसी का क्या होता है? एक प्रकार होता है। ठीक है, लेकिन इन्हें बड़े झुंड बनाने और लंबी दूरी तक प्रवास करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यानी कि टिड्डियों में और जो आपका ग्रास होपर है उसमें सिर्फ यही फर्क है कि टिड्डियां बहुत दूरी तक जाती है, समूह में रहती है और फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, लंबी दूरी तक प्रवास करने की क्षमता के लिए जाना जाता है और फसलों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो ग्रेस होपर होता है, कम नुकसानदायक होते हैं, जबकि टिड्डियां जब झुंड में होती है तो कृषि भूमि को नष्ट कर सकती है। ठीक है, पूरा खेत ही बर्बाद कर सकती है, लेकिन ग्रास होपर ऐसे नहीं होते हैं। ग्रास होपर नॉर्मली आपने जो आक का पौधा होता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, आक वाला जो पौधा होता है इस पर देख लिया करो, हरे हरे से दिख जाते हैं। ठीक है, पीले हरे कलर के दिख जाते हैं, वो आपके ग्रास होपर ही होते हैं, इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नॉर्मल है। टिड्डियां अपने सामाजिक जो चरण है में प्रवेश करते समय व्यवहार और रूप बदलती है, जो कि ग्रास होपर में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि टिड्डियां क्या करती है? जब भी अपने ग्रुप में आएगी, ग्रुप का मतलब समूह में, टिड्डियां भी पहले अलग अलग होती है, लेकिन ये क्या करती है? बाद में ग्रुप बनाती है एक जगह, और जब ये ग्रुप में आती है तो एक जैसी हो जाती है, यानी कि अपने रूप में परिवर्तन करेगी और एक जैसी दिखना प्रारंभ कर देगी। तो ये जो है इनका नेचर होता है सामाजिक चरण में। जब ये जो है आपके ग्रेगरियस फेज में आएगी, ठीक है, उस फेज में क्या करती है? ये अपने आप में बदलाव करती है और अपने बिहेवियर को, अपनी जो बाहर की अपीयरेंस है उसको चेंज कर लेती है। ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट और माइट की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, लोकस्ट और जो आपका ग्रास होपर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लोकस्ट की। ठीक है, लोकस्ट क्या? ये आपके इंसेक्ट, पेस्ट और माइट की बात कर लेते हैं। कीट एक व्यापक श्रेणी के जीव होते हैं। ठीक है, पहली बात तो कीट क्या है? एक व्यापक श्रेणी के जीव होते हैं। ठीक है, व्यापक का मतलब इनका ऐसा नहीं है कि कीट एक दो ही है संख्या में, बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। ठीक है, इसके अलावा जिनके 3 शरीर के अंग, इनमें शरीर के अंग 3 भागों में, सिर में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में बटे हुए रहते हैं। 6 पैर होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी होने का मतलब 6 पैर हो गए। आमतौर पर पंख होते हैं, आमतौर पर इन पर पंख भी पाए जाते हैं। ये परागण और अन्य परिस्थितियों कार्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इतनी बातें जो है इनमें आप एक एक करके अंतर उठाओगे। ठीक है, सारी बातें एक जगह ही दे दी गई है। यहाँ पर पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो पेस्ट होते हैं, क्योंकि पेस्ट में सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं आते हैं, पेस्ट में आपके जो है चूहा भी आता है, बिल्ली भी आती है, गिलहरी भी आती है, ये सब पेस्ट में ही आते हैं। जो भी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सारे क्या है? पेस्ट है। तो ये वे जीव होते हैं जो फसलों को, मवेशियों को, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें कीट, कवक,
घास, कृंतक शामिल होते हैं, यानी कि काटने वाले। कृंतक का मतलब क्या होगा? काटने वाले, जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, ये भी इसमें शामिल होते हैं। कीट सारे इसमें आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे, घास घास आ जाएगी, ठीक है। घास का मतलब हो गया कि आपके मुख्य रूप से जो हम कहते हैं वीड्स, जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी क्या करते हैं? आपके इसी ग्रुप में आते हैं, पेस्ट में आते हैं। हालांकि इनको हम पेस्ट मानते नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा देख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। घास को नहीं मानते हैं, इन्हीं को, ठीक है। आपके यही होते हैं पेस्ट, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं माइट क्या होते हैं। तो माइट छोटे आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, ठीक है, जो कि कीटों के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें केवल 2 शरीर के अंग, यहां ध्यान देना है, वहां पर 3 शरीर के अंग थे, इनके 2 शरीर के अंग है, 8 पैर होते हैं, ठीक है। पैरों की संख्या इनकी बढ़ गई है, 6 से 8 हो गई है, और ये अक्सर क्या होते हैं? पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और पौधों की बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जो स्पाइडर होता है, ठीक है, वो स्पाइडर आपके मुख्य रूप से 2 भागों में ही बटा रहता है, ठीक है, और उसमें जो है टांगे भी आपकी ज्यादा होती है, 4 जोड़ी टांगे देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार का माइट भी होता है। इसके बाद में एक बात और है यहाँ पर कि हालांकि सभी कीट नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, सभी कीट क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन सभी कीट या माइट कीट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कीट होने का मतलब माइट होना है, ठीक है। तो सभी माइट क्या नहीं होती है? जो सभी कीट है वो माइट नहीं होते हैं। कुछ कीट जैसे कि मधुमक्खियां, ये लाभकारी भी होते हैं, ठीक है। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। तो प्रत्येक कीट नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक है। और कुछ जो कीट होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मोनोफेगस और पॉलीफेगस की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? मोनोफेगस और पॉलीफेगस की, ठीक है। मोनोफेगस की बात करें तो देखो मोनोफेगस क्या होता है। देखो ये क्या है? ये कीटों की उस नेचर को बता रहा है कि एक कीट ऐसा है जो स्पेसिफिक एक पौधों को या उससे जुड़ी हुई जो ग्रुप है उसी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। और एक कीट ऐसा है जो बहुत ज्यादा पौधे हैं उन सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे आपका रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, ठीक है, जैसे आपकी व्हाइट ग्रब हो गई। ये क्या करते हैं? ये नहीं देखते हैं कि कौन सा पौधा है, इनको तो खाने से मतलब है, ठीक है, इनको क्या होता है? खाने से मतलब होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो है आपके पेस्ट होते हैं, वो सिर्फ एक प्रॉपर क्रॉप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, सभी को नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि आपका ये जो एफिड होता है, ये सिर्फ मुख्य रूप से किसमें, जो आपके हम कहते हैं सरसों, और सरसों से जुड़ी हुई जो कृषि फेरी के फसल है उसी को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बेर की जो फ्रूट फ्लाई है वो, ठीक है, वो बेर को ही नुकसान पहुंचाएगी और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका मतलब ये मोनोफेगस हो गया, और जो सभी को नुकसान पहुंचा रहा है वो पॉलीफेगस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफेगस कीट केवल एक प्रकार के पौधों को पर ही फीडिंग करते हैं, यानी कि उनको खाएंगे। उदाहरण के लिए मस्टर्ड एफिड केवल किसको खाता है? सरसों के पौधों को ही खाता है। इसके अलावा पॉलीफेगस की बात करें तो ये कई प्रकार के पौधों को एक साथ नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो आर्मी वर्म होता है वो विभिन्न फसलों पर क्या करता है? फीड करता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और उदाहरण लिख सकते हो आप, इसमें कातरा लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप सफेद लट लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें दीमक लिख सकते हो, दीमक भी सभी को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, बहुत सारी फसलों को दीमक नुकसान पहुंचाती है। तो ये पॉलीफेगस हो गया। इसके बाद में बात करते हैं मोनोफेगस कीट अक्सर अधिक विशिष्ट होते हैं, ठीक है। मोनोफेगस कीट क्या है? विशिष्ट होने का मतलब है विशेष फसलों को ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि पॉलीफेगस कीट अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? मान लो जो मोनोफेगस होते हैं ये किसी दूसरी फसल को अगर नुकसान भी पहुंचाते हैं ना, तो ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे, उसको हल्का फुल्का डैमेज ही करेंगे, ठीक है, और एक विशेष फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये क्या होते हैं? ये जो आपके पॉलीफेगस है ये लगभग सभी फसलों को समान रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। मान लो मूंगफली को भी खाएंगे तो साथ में जो है आपके दूसरे कोई फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये है इनका नेचर होता है। पॉलीफेगस कीट अधिक गतिशील होते हैं, ठीक है, ये गतिशील ज्यादा है क्योंकि ये कई पौधों की प्रजातियों पर फीड कर सकते हैं, जबकि मोनोफेगस कीट अपने विशिष्ट मेजबान पौधों तक ही सीमित रहते हैं, ज्यादा दूरी तक जो है गमन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे
टिड्डी आपके पॉलीफेगस कीट है, ठीक है। तो टिड्डी क्या करती है, जहां भी उसका झुंड है, मान लो ये उड़ के जा रही है, ठीक है, टिड्डी क्या हो रही है, उड़ के जा रही है, और उड़ के जा रही है तो बीच में जो भी फसलें आएगी सभी फसलों को ये खाती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार का इनका नेचर होता है। लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा राजस्थान में खूब टिड्डियां आई थी, तो उनको आपको पता भी होगा, ठीक है, क्या होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा खूब टिड्डियां जो है, टिड्डियों का ग्रुप आया था उस टाइम पे, ये बातें ध्यान रखोगे। इसके बाद में टिड्डी से ही दोबारा क्वेश्चन है कि जो आपकी लोकस्ट होती है वो एक तो सॉलिटरी फेज में रहती है और एक आपके ग्रेगरीज फेज में रहती है, ठीक है, सामूहिक बोलते हैं इसको, ये अकेली है और ये सामूहिक फेज है, ठीक है। तो जो एकल अवस्था का तात्पर्य है वो आपकी टिड्डी छोटी संख्या में अकेले रहती है और फीड करती है, जिसमें न्यूनतम नुकसान होता है, ठीक है। अकेली रहेगी, अकेली को कोई मिलेगा उसको खा लेगी और अपने में मस्त रहेगी। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी तरफ सामूहिक अवस्था वह होती है जब टिड्डियां बड़े झुंड में इकट्ठी होती है, ठीक है। क्या होगी, एक बड़े क्षेत्र में इकट्ठी होंगी और उसके बाद में लंबी दूरी तक प्रवास करती है, लंबे समय तक लंबी दूरी तक क्या करेगी, गमन करेगी, जाएगी उड़ती हुई और बड़े पैमाने पर कृषि को क्षति पहुंचाती है, एक लंबे क्षेत्र में क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कौन सी अवस्थाओं की बात हो रही है। जो आपके दोनों अवस्थाएं हैं उनमें अच्छे से आपको अंतर ध्यान रखना है। एकल टिड्डियां कम आक्रामक होती है और एक स्थान पर रहती है, जबकि सामूहिक टिड्डियां झुंड बनाने का व्यवहार करती है और अत्यधिक जो है विनाशकारी होती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखना है, एकल टिड्डी में और आपकी दूसरी हो गई सामूहिक टिड्डी में, दोनों, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, एकल से सामूहिक अवस्था में बदलाव पर्यावरणीय कारकों से होता है, ठीक है। पहली बात तो जो एकल से, क्योंकि पहले सारी टिड्डियां एकल ही होती है, ठीक है, पहले क्या होती है, सारी टिड्डियां एकल अवस्था में होती है, उसके बाद में वो सामूहिक अवस्था में आती है। में बदलाव पर्यावरणीय कारकों जैसे कि अत्यधिक घनत्व, भोजन की उपलब्धता, मौसम की परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न होता है। ये सारे कारण होते हैं इनके एकल से जो है आपके सामूहिक अवस्था में जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम कमेंट्स पे, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, कमेंट्स पे आ जाते हैं। और कमेंट्स में आपके चूहों से जो है एक जनरल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किससे, रोटेंट से क्वेश्चन बनता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो चूहे कई प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है, हमें तो सामान्य से एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। खेत में पाए जाने वाले चूहों को अलग कहा जाता है, घर वाले चूहों को अलग कहा जाता है, ठीक है। घर में भी कई प्रकार के चूहे होते हैं, छोटे वाले, बड़े वाले, ठीक है, आकार के आधार पर ही नहीं, उनका नेचर भी इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो जो है अलग अलग चूहे होते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो कृंतक होते हैं, जिनको रोटेंट या चूहे हम कहते हैं, अनाज भंडारण के सबसे बड़े नुकसानदायक कीट है, ठीक है। नॉर्मली हम जो गांव, जब हम घर में अनाज रखते हैं तो नॉर्मली हम बोरियों में, इनमें रखते हैं, जो जूट की बोरियां होती है उनमें, ठीक है। तो उनको चूहे क्या कर देते हैं, आसानी से काट देते हैं और काट कर अनाज का नुकसान करते हैं। अब ये अनाज को खाते तो है ही, साथ में उनमें कई प्रकार की जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो इनकी एक्सट्रैक्ट है वो हो गया, इसके अलावा इनका जो यूरिन होता है वो भी ऐड करके चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो जाता है, अनाज खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये न केवल अनाज खाते हैं बल्कि मल मूत्र और बालों से उसे दूषित भी कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनाज का पोषक तत्व घट जाता है, ठीक है, पोषक स्तर घट जाएगा और आर्थिक नुकसान भी बढ़ता है। ऐसे अनाज को हम बाजार में लेकर जाते हैं, बाजार में बेचते हैं, तो उसके पैसे भी हमें क्या होते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कब होता है, जब हम चूहों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कॉमन चूहों का हम बात कर लेते हैं। कुछ आपके कॉमन चूहे हैं जिनकी हम बात करेंगे। ये आपके हाउस रेट है, ठीक है, घरेलू चूहा, इसको हम रेटस रेटस बोलते हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका, जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, रेटस रेटस। ये पतला शरीर वाली, लंबी पूंछ वाली, तीखे दांतों वाले होते हैं, ठीक है, पतला शरीर, लंबी पूंछ और तीखे दांत वाले। देखो दांतों के बारे में, चूहों के बारे में एक बात आपने सुनी होगी कि इनके दांत जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा करते हैं, बढ़ते हैं तेजी से, और यदि ये चीजों को नहीं काटे, उन दांतों को नहीं घिसे अपनों को, तो इनका मुंह है ना, उसमें मूवमेंट होना बंद हो जाती है, फिर मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए ये चीजों को इधर उधर काटते फिरते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हम ये सोचते हैं कभी कभी कि जो है आपके नॉर्मली भाई कोई कपड़ा है, अब उसमें तो खाने की चीज थी नहीं, फिर भी चूहा उसको काट के चला गया, ठीक है। तो वो इसलिए काटता है
क्योंकि उसके दांतों की ग्रोथ जो है बढ़ती रहती है और उसको जो है घिसने के लिए, दांतों को घिसने के लिए ये क्या करते हैं, चीजों को काटते रहते हैं। तो ये इनका नेचर होता है। दीवारों और ऊंचाई पर आसानी से ये क्या कर पाते हैं, चढ़ पाते हैं। अब घरेलू है तो दीवारों पे तो चढ़ ही पाएंगे, तभी तो इधर उधर भाग पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपके भूरा चूहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो आपके रेटस नॉर्वेजिकस। ठीक है, नॉर्वेजिकस हो गया। ये आपका क्या होता है, भूरा चूहा होता है। नॉर्मली बड़ा और भारी शरीर और छोटी पूंछ वाला। ठीक है, बड़ा होता है, भारी शरीर वाला, छोटी पूंछ वाला होता है। ज्यादातर गंदगी वाली जगह पर और निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, निचले क्षेत्रों का मतलब जहां पर कोई घास फूस पड़ा हो, इस प्रकार का जो जगह होती है वहां पर ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोई जो है रहने की अच्छी व्यवस्था हो, कोई घास फूस उगा हुआ एरिया हो, ठीक है, कोई सड़े गले पदार्थ पड़े हो कहीं पे, वहां पर ये रहते हैं, वहीं से जो है खाने को पसंद करते हैं। एक एक और है आपके घरेलू चूहा। ठीक है, ये आपके हाउस माउस है। ये घर में ही रहता है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, ये आपके जो है मस्कलस, ये इसका नाम है। छोटा आकार होता है इसका और भूरे भूरे रंग का ये देखने को मिलता है। ये छोटे छेदों में रह सकते हैं और अनाज को तेजी से खराब करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे घरों में भी दो प्रकार के चूहे होते हैं, देखा होगा आपने, नॉर्मली बड़े वाले और छोटे वाले। जो छोटे वाले होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, छोटे छोटे बिल बना के रहते हैं और पकड़ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, चालाक भी ज्यादा होते हैं। तो उस प्रकार के चूहों को हम ये कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चूहों के मैनेजमेंट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, चूहों के मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देखो चूहों को कैसे कैसे रोक सकते हैं। एक तो नॉर्मली हम जो है भाई दवा का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, वो तो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले हम क्या क्या करते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए आपको हाइजीन और सैनिटेशन रखना जरूरी है। यदि हम साफ सुथरापन नहीं रखेंगे, मान लो आपका स्टोर हाउस है, आप कहीं पे छोटा घर बना रखे हो और उसमें जो है अनाज रखते हो, तो उस अनाज में वहां का जो आसपास है, उस आसपास एरिया की साफ सफाई रखना जरूरी है। साफ सफाई नहीं रहती है तो चूहे ज्यादा आते हैं। ठीक है, गंदगी वाली जगह पर चूहे ज्यादा आते हैं। तो भंडारण क्षेत्र को साफ रखें, अनाज को सील किए गए कंटेनर में रखें और कचरे और अनाज के अवशेषों को समय समय पर क्या करते रहे, हटाते रहे। ठीक है, रोटेंट प्रूफ स्ट्रक्चर काम में ले, जैसे दीवार हो गई, फर्श पर दरारें और छेदों को भरे। यदि फर्श पर कोई दरार है, कोई छेद है तो उसको भर दो। ठीक है, वो नहीं होने चाहिए। भंडारण क्षेत्र के दरवाजे और खिड़कियों पर जालियां लगाई और अनाज भंडारण को चूहा रोधी सामग्री से बनाए। ठीक है, ऐसा मटेरियल तैयार करे, ऐसी चीजें तैयार करे जिससे चूहा एंटर ना कर पाए। ठीक है, जालियां हैं उनको बंद कर दे, दरवाजों को अच्छे से बंद रखे। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, आपके रोटेंट प्रूफ स्ट्रक्चर्स तैयार की जाती है। ठीक है, दूसरी चीजें ये हो गई कि हम घर को ही ऐसे बनाए जिससे कि रोटेंट सेंटर ना हो पाए। इसके बाद में आता है मैकेनिकल कंट्रोल। ठीक है, मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि चूहों को पकड़ने के लिए हम क्या रखते हैं, जाल रखते हैं। ठीक है, चूहों का जाल होता है, एक छोटा सा पिंजरा होता है जिसको हम कहते हैं। तो उस प्रकार की स्ट्रक्चर भी हम काम में ले सकते हैं। लकड़ी या मेटल के फंदों का उपयोग कर सकते हैं। ग्लू ट्रैप, चिपकने वाले फंदे भी आते हैं, उनका भी उपयोग आजकल क्या हो गया है, एक किताब के जैसा सा एक चिपकने वाला भी आता है ग्लू, उसको फैलाकर रख देते हैं, जहां वहां से चूहे गुजरते हैं वो उसके चिपक जाते हैं, फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये बातें भी है। ट्रैप को चारों के साथ रखें। ठीक है, ट्रैप को किसके साथ रखें, चारे के साथ, या चारे से नहीं आते हैं वो खाना ही रख दे, कोई रोटी वोटी ऐसे, मूंगफली का मक्खन रख दिया, अनाज रख दिया, इसके साथ रखते हैं, वो अंदर जाए और अंदर जाकर वहीं पे फंस जाए। तो उस हिसाब से ट्रैप आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। ये बातें जो है बेसिक बातें हैं। ठीक है भाई, फंदा रखना, फंदे लगाना, फंदा का मतलब जो ट्रैप हो गया, जाल हो गया, वो लगाना। ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते ही हैं, लेकिन ये चालाक बहुत ज्यादा होते हैं। एक जो चूहा होता है किसी जाल में फंस जाता है ना, तो उसके बाद में दूसरे चूहे उसके पास में ही नहीं आते हैं, दूर ही रहते हैं उससे, है ना, अंदर ही नहीं आएंगे। तो ये इस प्रकार का इनका नेचर होता है, जल्दी सीखते हैं ये। बचेंगे कैसे, ये सीखेंगे भाई, बचना कैसे है यहाँ से, ये जो नया सिस्टम आया है इससे कैसे बचना है, ये इनको पहले ही तरकीब होती है। तो
केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण की बात हम कर लेते हैं। अब फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचे तो फिर हम रासायनिक नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और जो काफी हद तक जो है प्रभावी भी रहता है, रोटेंडिसाइड इस्तेमाल करते हैं चूहा मारने की दवाएं। एक खुराक विष यानी कि एक ही बार में हम पूरा नष्ट करना चाहिए, जैसे कि जिंक फास्फाइड हो गया, ठीक है, ये तुरंत चूहों को मार देता है। अगली बात समझ में, एक बार में क्या करेगा, चूहों को खत्म कर देगा। जिंक फास्फाइड की छोटी छोटी गोलियां आती है, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहु खुराक विष, ये क्या होता है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, वारफेरिन, और इसके कुछ उदाहरण है जैसे वारफेरिन हो गया, ब्रोमीडियोलोन हो गया, ठीक है। ये धीरे धीरे चूहों को मारते हैं, ठीक है, जिससे अन्य चूहे संदेह नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो झट से खत्म हो गए। जब उनको ये पता चल जाता है ना कि चूहों को कि ये मर वहां गया था, उसने ये कुछ खाया और ये अभी मर गया, तो फिर दूसरे चूहे उसके पास में नहीं आएंगे, वो समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब चूहे धीरे धीरे मरते हैं तो चूहों को पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे मर रहे हैं, ठीक है। फिर जो सभी चूहे हैं वो नॉर्मल अपने जो है खाने पीने में ध्यान रखते हैं, और किन्हीं को पता ही नहीं चलता है कि जो मृत्यु हो रही है वो किस कारण हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये भी होती है, इनका भी ध्यान रखना है। बात करते हैं सावधानी की, ठीक है। सावधानियां कैसे बरत सकते हैं, तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें और इन्हें बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। ऐसा ना करें कि मान लो अनाज में या किसी में भी आपने दवा दी हो, उसको कोई आपका पालतू जानवर खा जाए, कुत्ता खा जाए, ठीक है, तो वो भी इनसे क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो इनसे दूर रखें, ये सावधानी जरूर रखनी है आपको, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसके हम बात करेंगे। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे खेतों में होते हैं पक्षी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फसल पक गई, फसल पकने के बाद में वो दानों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, बाजरे के दाने खा जाएंगे, ठीक है, या गेहूं के दानों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में कई पक्षी ऐसे हैं जो फायदा करते हैं, कीटों को खाते हैं, और कीटों को खाकर हमें क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो वो इनका नेचर होता है। इसी कारण इनका जो है आपका जो है बर्ड का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। बेनिफिशियल बर्ड्स की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, बेनिफिशियल बर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। अब बेनिफिशियल बर्ड्स में हम ये कहते हैं हाउस स्पेरो, जो गोरिया होती है आपके, पाशा डोमेस्टिकस, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, बेनिफिशियल, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये क्या करती है, नॉर्मली जो कीट पतंग होते हैं, ठीक है, जो उड़ते रहते हैं इधर उधर, उनको खाती है, ठीक है, उनको खाकर क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा आपके जो ये है अवाबिल, ये भी कोई कीट है। उल्लू, ये भी कोई आपके वो है, हम कह रहे हैं कि बर्ड है, ठीक है, ये भी क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। ये पक्षी कीटों और चूहों को खाकर किसानों की मदद करते हैं। चूहों में आपके जो है मुख्य रूप से जो उल्लू होता है वो चूहे को खाता है, ठीक है, चूहे को नुकसान पहुंचाता है, तो ये ध्यान रखना। हार्मफुल बर्ड्स की बात करें तो आपके जो कौवा है, ये तोता है, ये तोता नुकसान पहुंचाता है, कौवा भी नुकसान पहुंचाता है, इनका भी ध्यान रखोगे। ये पक्षी क्या करते हैं, फसल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका ध्यान रखोगे कि चूहे और जो आपके ये कोए और तोते, ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तोता तो नॉर्मली अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, अब ये क्या करता है, जो आपके जैसे ही ये है जिसको हम कहते हैं सरसों, सरसों पकना स्टार्ट होगी, सरसों पे जो है अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, सरसों की फलियों को तोड़ तोड़ के ले जाएंगे, ठीक है, तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसके अलावा कौवा भी क्या करता है, कई प्रकार के जो फसलें होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो जो लाभकारी कीट है उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या तो हमें बढ़ानी है, खेत में इनकी संख्या क्या करनी है, बढ़ानी है, तो इनके लिए प्राकृतिक आवास बनाए रखिए ताकि ये पक्षी कीट नियंत्रण में मदद करे। पक्षी आवासों के लिए नेक्स्ट बॉक्स लगाई, ठीक है, यानी कि पक्षी आकर रह सके, इसलिए एक आर्टिफिशियल घोंसले आते हैं, वो घोंसले बनाकर खेत में रखे ताकि पक्षी वहां पर आकर बैठे, चारों ओर नजर रखे, जैसे ही कोई कीट उड़ता हुआ नजर आए उसको ले जाकर खा जाए। तो इस प्रकार का नेचर इनका होने के कारण इनको हम खेत में क्या कर सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है हानिकारक पक्षियों का प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक है, तो हानिकारक के लिए आप डराने के कुछ तरीके अपना सकते हैं, ठीक है, जैसे खेतों में हम क्या करते हैं, डराने वाले गुड्डे लगा सकते हैं। गुड्डे का मतलब ये जो आपने देखा होगा नॉर्मली आदमियों जैसे दिखने वाले हम क्या बना देते हैं, जो बीजुके हैं वो बना देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको देखकर जो है पक्षी सोचते हैं कि ये कोई इंसान ही है, तो उसके आसपास नहीं आते हैं,
ठीक है। तो बीजुके बना सकते हैं, चमकदार चीजें जैसे कि एल्यूमिनियम की पट्टियां हो गई ये लटका सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये चमकदार चीजें होती है तो ये क्या करती है, पक्षियों की आंखों में जाकर चमकती है और उसको देखकर पक्षी उड़ जाते हैं, आसपास नहीं रहते हैं उसके, ठीक है। तो उसके वजह से भी जो है पक्षी नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे, तो आपकी फसल बची रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम लगा सकते हैं नेटिंग, यानी कि जाल भी हम लगा सकते हैं। तो ये जो जाल है, ये फसलों को पक्षियों से बचाने के लिए जाल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रिपेलेंटेंट होते हैं, यानी कि रिप्लेस करने वाली चीजें, ठीक है। तो प्राकृतिक और रासायनिक निवारकों का उपयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो ऐसी स्मेल देते हैं जिसकी वजह से पक्षी उड़कर वहां से चले जाते हैं, वहां पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी काम में ले सकते हैं, पक्षियों के प्रबंधन के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश कर सकते हैं। दोनों चीजों को जो है एक जगह हम क्या करेंगे, आधुनिक और पुरानी जो चीजें हैं उनको एक साथ मिलाकर काम में लेंगे, ठीक है। दवाइयां भी इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा जो पुराने मेथड्स हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली हम जो है पक्षियों को इनको आवाज के द्वारा भी उड़ाते हैं, ठीक है, कोई चीज बजाकर उड़ा देते हैं, तो वो बजाने वाले मेथड भी काम में ले सकते हैं। ये सारी चीजें किस में ध्यान रखनी है आपके, ये आपके इसी में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है आपके लॉन्ग टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि ये आपके वो क्वेश्चन है जो कि छठे पेपर में यानी कि छठे क्वेश्चन में दिखाई देते हैं। जो आपका पेपर का छठा क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये चीजें दिखाई देती है, तो इनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। यहां से क्या होता है कि आपके या तो एक पूरा किट ही दे देते हैं, पूरे किट का वर्णन देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो व्हाइट ग्रब हो गई, तो इसका पूरा वर्णन करना है आपको। अब यहाँ से स्टार्ट आप करोगे कि जैसे सबसे पहले आप बात करोगे कि इसका सामान्य नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद में बात करनी है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनको हम जो है कौन कौन सी जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद में इनको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें इसी में देखनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट कीट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाइट ग्रब, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, पूछा जाता है। तो कॉमन नेम या सामान्य नाम की बात करें तो व्हाइट ग्रब का जो सामान्य नाम होता है, ठीक है, व्हाइट ग्रब को हम सफेद लट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सफेद लट। इसका जो नाम होता है वो होलोट्रैकिया कॉन्सिनगुनिया होता है, ठीक है। होलोट्रैकिया क्या होता है, कॉन्सिनगुनिया, ध्यान रखना है। हालांकि इसके आगे सेरेटा, कभी कभी दूसरी स्पीसीज सेरेटा भी लगा देते हैं, लेकिन आप तो एक ध्यान रख लेना, ये होलोट्रैकिया कॉन्सिनगुनिया मुख्य रूप से ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना। ये आपके क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। इसके बाद में कोलियोप्टेरा, इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ये कीटों का सबसे बड़ा गण है। फैमिली की बात करें तो आपके स्कैरबेसिडी, ठीक है, इसकारा बेसिडी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। इसमें मुख्य रूप से गुबरेले शामिल होते हैं। देखो गुबरेले कहने का मतलब है ये आपके जो बिट्टल है, बिट्टल है इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जो बिट्टल होते हैं, जो ग्रब होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गुबरेले बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना, आपके वहां पर देखने को मिल जाए। लाइफ साइकिल की बात करें तो कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। देखो लाइफ साइकिल कीटों में दो प्रकार की होती है, एक तो कंप्लीट होती है, ठीक है, एक तो क्या होती है, कंप्लीट होती है। जब हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे तब भी हमने बात की थी। और एक इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। जो कंप्लीट होती है उसमें हम ये कहते हैं कि जीवन की चारों अवस्थाएं पाई जाती है। एग हो गया, लार्वल हो गया, प्यूपा हो गया, अडल्ट हो गया, चारों अवस्थाएं होती है। लेकिन इनकम्प्लीट में आपको तीन ही अवस्थाएं देखने को मिलती है। एग देखने को मिलता है, ठीक है, इसके अलावा निम्फ देखने को मिलता है और फिर अडल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीन ही अवस्थाएं होती है, तो इनका आप ध्यान रखोगे। आगे बात समझ में, तो ये बातें भी है। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं जीवन चक्र की पहली अवस्था, एग स्टेज की, ठीक है, यानी कि अंडों की अवस्था किस प्रकार से देखी जाती है। तो देखो एक बार जो व्हाइट ग्रब है उसको समझ लो, उसके बाद में चीजें समझ में आ जाएगी। व्हाइट ग्रब क्या होती है, पूरे एक साल में एक ही बार अपना जीवन चक्र कंप्लीट करती है, ठीक है। कैसे करती है, तो जो आपका बारिश वाला टाइम आएगा, तो बारिश में जैसे ही पहली बरसात होगी, इसके जो प्यूपा होते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, अडल्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अडल्ट क्या करते हैं,
पेड़ पौधों की पत्तियां खाएंगे, नीम की खा लिया, जो करंज है उसकी खा ली, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियां खाते हैं। और पत्तियां खाकर ये क्या करते हैं, वही आसपास में मिट्टी में क्या दे देंगे, अंडे दे देंगे। मिट्टी में क्या दे के आते हैं, अंडे दे के आते हैं। तो मान लो ये मिट्टी थी और यहाँ पर क्या दे दिया, अंडे दे दिया, ठीक है, एक दे दिया। अब इसके बाद में ये एक क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद में इनमें से निकलती है लट। क्या निकलती है, लट स्टेज, यानी कि जो आपकी लार्वल स्टेज है वो निकलती है। अब लट भी इसमें पहले छोटी होती है और बाद में, लट ही सबसे बड़ी अवस्था है, पहले छोटी होती है बाद में बड़ी लट बनती है। तो दो अवस्थाएं जो है लटों में भी होती है, छोटी लट बड़ी लट। अब ये जो बड़ी वाली लट है ये बाद में बन जाती है प्यूपा, ठीक है, क्या बन जाती है, प्यूपा, और प्यूपा बाद में बन जाता है अडल्ट। तो ये जो जीवन चक्र है इसका पूरा कंप्लीट चलता रहता है। और जब ये प्यूपा है जो निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पड़ा रहेगा, गर्मियों के टाइम पे मिट्टी में पड़ा रहेगा, उसके बाद में जैसे ही बारिश होती है ये प्यूपा किस में बदल जाता है, अडल्ट में बदल जाता है। वहां से जो है अपनी जो जीवन है उसको दोबारा से स्टार्ट करता है, एक देगा, एक से लट आएगी, लट से प्यूपा और अडल्ट, इस प्रकार से इनका रोटेशन चलता रहता है। मूंगफली में इनमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। हालांकि पॉलीफेगस कीट है, यानी कि सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मूंगफली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक स्टेज की बात करते हैं, अंडावस्था। मादा गर्मियों में मिट्टी में अंडे देती है, ठीक है, किस टाइम पे दे रही है, गर्मियों में। अब देखो गर्मियों का कहने का मतलब है कि जब पहली बारिश होगी, ठीक है, पहली बारिश होगी उस टाइम के बाद में ये क्या कर देना, स्टार्ट कर देते हैं अंडे देना। 1 से 2 लेकर 2 सप्ताह तक क्या होते हैं, ये फूटते हैं। फूटने का मतलब इनमें से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, ठीक है। सफेद रंग का मोटा लार्वा जिसे सफेद लट कहते हैं, ये पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। और ये अवस्था 4 से 6 महीने की, देखो कितनी बड़ी अवस्था है, ठीक है। तभी तो इसमें छोटी लट होती है, वो धीरे धीरे खाती 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 क्या हो जाती है, मोटी बड़ी लट हो जाती है, डर ही लगता है, ऐसे मोटी सारी होती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, 4 से लेकर 6 महीने लगा देती है। इसके बाद में ये क्या करती है, प्यूपा अवस्था में चली जाएगी, और प्यूपा अवस्था में जाएगी तो लार्वा मिट्टी में कोष बनाकर प्यूपा में बदल जाता है। यह अवस्था 2 से 3 सप्ताह तक की ही होती है, ठीक है। फिर गर्मियां जो है, गर्मियों में ये पड़ा रहेगा, निष्क्रिय पड़ा रहेगा। दोबारा से जब बारिश होगी, ठीक है, तो वयस्क भृंग अंधेरे में सक्रिय होते हैं और ये पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही बारिश होगी प्यूपा से क्या हो जाएंगे, वापस अडल्ट बन जाएंगे। अडल्ट अंडे देना स्टार्ट, जो मादाएं हैं वो अंडे देना स्टार्ट कर देगी, और जो नर होगा वो मादा से संभोग करेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा से होती रहती है। तो ये इसका सिंपल सा जीवन चक्र है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कल्चरली क्या कर सकते हैं, जो कृषक है वो क्या कर सकता है। तो कृषक को क्या करना चाहिए, फसल की गहरी जुताई करे, जिससे कि लार्वा और प्यूपा सतह पर आए और नष्ट हो जाए, ठीक है। जो छुपे हुए लार्वा है, प्यूपा है, उनको हम ढूंढ पाए, इसके लिए गहरी जुताई करना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर आएंगे उनको कीट पतंग जो है खा जाएंगे, या हमें दिखेंगे तो उनको नष्ट कर देंगे। इसके बाद में फसल की सतही सही समय पर बुआई करें, ठीक है, सही समय पर फसल की क्या कर दे, बुआई कर दे। इसके बाद में दूसरा आ जाता है मैकेनिकली हम क्या करें। जो मैकेनिकल मेथड है उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो जिस टाइम पर जो वयस्क भृंग होते हैं, जो आपके बिट्टल हैं, वो उड़ते हैं, उस टाइम पे हम लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उड़ते हैं शाम के टाइम से, 7 से लेकर 10-11 बजे तक, 12 बजे तक उड़ते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये उड़ते हैं, मैथ्यून करते हैं और अंडे देते हैं, ठीक है, यही काम होता है, और पत्ते खाते रहते हैं। तो उस टाइम पे यदि हम जो है लाइट ट्रैप लगाकर इनको आकर्षित कर ले और सबको इकट्ठा करके एक जगह मार दे, ठीक है, तो इससे ये अंडे नहीं देकर आएंगे खेत में, ठीक है। और जब ये खेत में अंडे नहीं देंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है नई लट नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक तो खेत के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको पहले ही कटाई कर दो उनकी, ठीक है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो ये आपके भृंग ये आसपास में ही नहीं आएंगे, पेड़ पौधे तो खाने होते हैं इनको, तो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे खेत में तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि पेड़ पौधे हैं भी तो फिर लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करके इनको जो है बुलाकर वहां से क्या कर दो, मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लार्वा को इकट्ठा कर मिट्टी में क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसके बाद में
केमिकली हम क्या कर सकते हैं, खड़ी फसल में क्या करेंगे, तो एक बार जब सफेद लट का असर दिखने लग जाए, ठीक है, तो आपको क्लोरोफोरिफोस 20 ईसी जो कि हम पानी में मिलाकर 2 से लेकर 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और छिड़काव भी इस प्रकार से करना है कि अंदर तक जाए, ठीक है, जो आपका क्लोरोफोरिफोस है वो मिट्टी में चला जाए अंदर, क्योंकि ऊपर तो वो आती नहीं है लट, वो तो मिट्टी में अंदर ही अंदर खाती रहती है, तो वो पानी के साथ अंदर जाए, यानी कि ड्रेंचिंग वाला जो सिस्टम है वो आपको अपनाना है। इसके बाद में बात करते हैं कार्बोफ्यूरान की, ठीक है, तो कार्बोफ्यूरान को हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाएंगे, तो ये काम तो आपके बुआई से पहले ही होने वाला है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो मेटाराइजियम एनिसोफिली, ठीक है, मेटाराइजियम एनिसोफिली नाम का जो कवक है ये इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पक्षियों और अन्य प्राकृतिक दुश्मनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो इनके अंडों को या इनकी जो लट होती है उसको या इसके भ्रंग होते हैं उनको खाते हैं, तो उन पक्षियों को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा संख्या में बढ़ाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका रेड हेरी कैटरपिलर, दूसरा इंपोर्टेंट कीट जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, और ये भी एक पॉलीफेगस कीट है। पॉलीफेगस का मतलब एक फसल को नुकसान नहीं, बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और खरीफ क्रॉप को तो खासकर पहुंचाता है, बाजरे को, ज्वार को, मूंग को, मोट को, जो आपके मूंगफली है, इन सबको खाता है, सबको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एमसेप्टा मोरिस का नाम होता है, मोराई भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा हो गया, फैमिली आर्टिडी हो गई, ठीक है, ये आपके फैमिली हो गई। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें, यानी कि नेचर जो है डैमेज कैसे करता है, क्षति कैसे पहुंचाता है, तो जो आपका लाल रोएदार सुंडी है, ठीक है, इसको हम मुख्य रूप से कातरा भी कहते हैं, ठीक है, तो कातरा आप ध्यान रख सकते हो। कातरा जो होता है मुख्य रूप से अपने लार्वा अवस्था में फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कौन सी अवस्था में, जो लट वाली अवस्था है उसमें, ठीक है। लट वाली अवस्था करती क्या है, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जो लट वाली अवस्था होती है वो आपके नुकसान पहुंचाती है, किस चीज को, लट वाली जो अवस्था होती है वो आपके पत्तियों को, तनों को, इनको खाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सुंडी पत्तियों को खाकर क्या करती है, पौधे को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। यह मूंगफली, जवार, सूरजमुखी, दलहन फसलों को अधिक क्षति पहुंचाती है, यहाँ पर ध्यान देना है, मूंगफली को, जवार को, सूरजमुखी को, दलहन फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब कैसा कीट है, पॉलीफेगस कीट, कई फसलों को एक साथ नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे गंभीर संक्रमण की स्थिति में ये नई कपोलों, कलियों और फलियों को खाकर भी फसल को पूरा नष्ट कर देता है। मान लो जो बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो पत्तियों को तो खा जाएंगे, पत्तियां बचेगी नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, जो नई ग्रोथ होगी, ठीक है, नई जो रूट होगी, वो शूट होगी ऊपर वाली, उसको खाना भी स्टार्ट, वो कच्ची है उसको आराम से चबा जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है, नेचर होता है। इसके बाद में ये जो झुंड में चलती है और रातों रात बड़े खेतों को नष्ट कर देती है, ठीक है। झुंड में चलने का मतलब ये क्या करती है, एक साथ, भाई इनका जो लट होती है वो उड़ने वाली कैपेसिटी इनमें नहीं होती है, बाद में अडल्ट बनता है लेकिन लट नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो है एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं, एक खेत को खा गए उसके बाद में चारों ओर फैल जाएंगे, तो ये ऐसा नेचर होने के कारण ये जो है फसलों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चारों ओर जो है आपके खेत के चारों ओर एक जो है ट्रेंच बना देते हैं, खाई बना देते हैं, ठीक है, जिससे ये इस खेत में आएंगे तो इस खाई में पड़कर वहीं पे रह जाएंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर हम दवा भी उसमें छिड़क देते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्रबंध करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। मैनेज की बात करें, सांस्कृतिक नियंत्रण की बात करें तो गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि प्यूपा की सतह पर आकर पक्षियों और प्राकृतिक शत्रुओं को खाकर नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। एक तो ये फायदा होता है, एक गहरी जुताई करने से प्यूपा ऊपर आ गया तो वो गर्मियों में, गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं नॉर्मली, तो ये देखा जाता है। इसके बाद में आ जाता है अंड समूह और शुरुआती अवस्था की सुंडी को हाथ से इकट्ठा
कर नष्ट करना, ठीक है। अंड समूह है, शुरुआती अवस्था की सुंडियों को हाथ से इकट्ठा करके हमें क्या करना है, नष्ट करना है। मान लो हमें जो है लटे दिखाई दे रही है, तो उन लटों को स्टार्टिंग में ही क्या कर दो, पकड़ के नष्ट कर दो, क्योंकि वो बाद में और ज्यादा बढ़ जाती है, संख्या बढ़ा लेती है, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखोगे। फसल चक्रीकरण अपनाए, ठीक है, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। उसके साथ में संवेदी फसलों को बार बार रोपण से बचे, ऐसी फसलें हम कम उगाए जो कि कातरा के लिए जो है फेवरेट है, जिनको खाने को आता है, तो वो फसलें हम कम उगा सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे मैकेनिकल कंट्रोल की, तो रात्रि में कीटों को आकर्षित करने और नष्ट करने के लिए जो आपके लाइट ट्रैप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूंडियों के बड़े समूह को जलाने के लिए मसाल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो हम कहते हैं कि फ्लेम टॉर्च है, ठीक है, जो आग वाली जो लाइट होती है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो ट्राइकोडर्मा जो होता है ये आपके इसमें काम में लिया जाता है पैरासिटोइड के रूप में, ठीक है। ट्राइकोडर्मा किसके रूप में, पैरासिटोइड के रूप में काम में लिया जाता है। परजीवी छोड़े अंडों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में जो बेसिलस thuringiensis है इसका छिड़काव करें जिससे लार्वा नष्ट हो जाता है। तो बीटी है, बीटी का उपयोग करना चाहिए हमें, ठीक है। बीटी का उपयोग कैसे करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दवा है, दवा नहीं होती है। इसका हम क्या करते हैं, फसल में जो है जीन डालते हैं और वो जीन क्या करता है, इसके प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, उसको खाने नहीं देता है, और खा भी जाए तो कीट जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बीटी होता है। बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार से बीटी जो है बाजरा बना सकते हैं, बीटी और जो फसलें हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। जो क्वानेलफोस है इसके साथ क्लोरोफाइरिफोस है, ये दोनों हम क्या ले सकते हैं, दवा के रूप में काम में ले सकते हैं। तो लार्वा की शुरुआती जो चरण है उसमें एक तो क्योनालफोस है और साथ में क्लोरोफोरिफोस, ठीक है। इन दोनों में से एक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धूल के रूप में कार्बोरिल, ठीक है, या मेलाथियान का प्रयोग कर सकते हैं। धूल का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में, जब हम डस्ट में या पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तब हम कार्बेरिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेलाथियान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके 5% होती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, निवारक उपायों की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले खेत के किनारों को साफ रखें ताकि अंडे देने वाले कीट न पनप पाए, ठीक है। खेत के किनारों को क्या करना है, साफ करना है, अंडे देने वाले कीट हमें नहीं पनपाने हैं। अगली बात समझ में, ये बात ध्यान रखोगे। प्लांट बैरियर क्रॉप टू रेस्ट्रिक्ट कैटरपिलर मूवमेंट, यानी कि क्या करता है, फसलों के बीच में बैरियर क्रॉप लगाए, ऐसी क्रॉप लगाए जो कि इनके लिए फायदेमंद नहीं हो। अगली बात समझ में, यानी कि एक कीट है जिसको मान लो बाजरा खाना पसंद है, ठीक है, आपका कातरा है बाजरा खाना पसंद करता है। अब ऐसी फसल बीज तिल लगा दो, अब तिल को खाना ये पसंद नहीं करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, आगे सोचेगा कि ये तो तिल की फसल आ गई, ये तो मुझे पसंद है ही नहीं, तो आगे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से बीच बीच में फसलें हम क्या करते हैं, ट्रैप क्रॉप के रूप में या बैरियर क्रॉप के रूप में काम में ले सकते हैं। संवेदनीय जो फसलें होती है जिनमें ज्यादा प्रकोप होता है उनका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बचने का उपाय है किससे, कातरा से, ठीक है। तो ये कातरा आपके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे शोरगम शूट फ्लाई की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम जो है कमेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि इन पर जो बेसिक बातें हैं वो देखेंगे कि आपका जो शोरगम शॉर्ट फ्लाई है वो होता क्या है, शोरगम शूट फ्लाई है वो है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो शोरगम शूट फ्लाई एक प्रमुख कीट है, ठीक है, जो कि सोरगम की फसल पर हमला करता है। इसके लार्वा सोरगम के नए अंकुरों के शिखर पर हमला करके उसे क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिससे फसल में काफी नुकसान होता है। वयस्क मक्खियां अपने अंडे पौधे के ऊपर देती है और लार्वा अंकुरन के शिखर में घुसकर पौधे को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो मक्खियां होती है वो अंडे कहाँ देगी, ऊपर वाले जो कच्चा पोर्शन है उस पे देगी, और जैसे ही अंडों से जो लार्वा है वो निकलेगा तो वो ऊपर से वहीं से उन पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो कच्चा पोर्शन है, उसको ज्यादा नुकसान ये पहुंचाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोरगम शूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है। शूट का मतलब होता है ऊपर रहने वाली, शूट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाला है। मान लो ये आपका सोरगम है, सोरगम में ये वाला जो टॉप पोर्शन है ये शूट है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो रूट होता है। तो इस पोर्शन को ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे अंडे दिए हुए हैं और वहीं पे लार्वा बनता है, तो लार्वा वहीं पे नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में दूसरा हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट जो मैंगो
के आपके इंसेक्ट है उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंगो के 3 कीटों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एक तो मैंगो हॉपर, ठीक है। इसके अलावा मैंगो सीड वीबिल हो गया, मैंगो मलीबिग हो गया, मेलीबिग हो गया। इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें ही ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इनको है ना अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आम के जो हॉपर है इसकी बात करें तो यह कीट आम के पेड़ से रस चूसता है और वायरस रोगों जैसे कि आम की विकृति का प्रसार करता है। यह आम के विकास और फल की उपज को भी प्रभावित करता है, ठीक है। आम के विकास को और फसल की जो उपज है उसको प्रभावित करता है। आम का जो आपका विविल है उसकी बात करें तो यह कीट आम के बीज पर हमला करता है, ठीक है। किसको नुकसान पहुंचाएगा? बीज को नुकसान पहुंचाएगा। इसके लार्वा बीज में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके अलावा आम का मिलीबग इंपोर्टेंट है, ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन तीनों कीटों में से भी जो मिलीबग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह कीट आम के पेड़ पर आक्रमण करता है। उनकी रस चूसने की आदत के कारण काले कालिक वाले कवक का विकास होता है, जो पेड़ और फल की गुणवत्ता को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये रस चूसता है और उस रस चूसने की जगह पर एक काला काला सा धब्बा बन जाता है, ठीक है, जो कि फल को भी खराब कर देता है, पत्तियों को भी खराब कर देता है। तो इसके कारण ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। फंगस की वजह से जो है वो डैमेज की हुई जगह क्या हो जाती है, काली काली हो जाती है। तो ये आपका क्या है, मिलीबग है, ध्यान रखना है इसका विशेष रूप से, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टिड्डी, और टिड्डी की जो प्रजातियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो ग्रास होपर होता है, टिड्डी होता है, उसमें अंतर हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, सारी चीजें कवर कर ली थी। अब बात करते हैं टिड्डी ऐसा कीट है जो जब बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है, ठीक है, बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का मतलब सभी समूह में रहते हैं। ये ज्यादातर क्या कहाँ रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो एक भयंकर झुंड बनाता है, ठीक है, और ये फसलों पर भारी नुकसान कर सकता है। टिड्डी के झुंड कभी कभी एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। ये दिन में उड़ते हुए बड़ी दूरी तक तय करते हैं, ठीक है, रात में नहीं उड़ते हैं, ये ध्यान रखना। टिड्डी क्या होती है, रात में उड़ती नहीं है, ठीक है, दिन में ही उड़ेगी। जैसे ही शाम का टाइम होता है तो जहां तक ये पहुंच चुकी है वहीं पे जो है गिर जाएगी, फिर वहीं पे जो है पेड़ों पे या मिट्टी पे कहीं पे भी जो है चिपक के वहीं पे रह जाएगी। फिर उसको आप कितना ही छुड़ाओ वो नहीं छूटेगी, वहां से नहीं उड़ेगी, ठीक है। फिर आप उसको जलाकर या कैसे भी जो है वहां से कोई केमिकल का स्प्रे करके उसको वहीं पे रोक सकते हो, ये उपाय होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दिन में नहीं वो रात में नहीं उड़ती है। तो टिड्डी की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित है, ठीक है। वैसे तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर 2 प्रजातियों की बात करेंगे। एक तो आपके रेगिस्तानी टिड्डी जो कि सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। यह टिड्डी सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक प्रजातियों में से एक है। आ गई बात समझ में? ये क्या करती है, नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। भाई रेगिस्तानी होने का मतलब है कि ऐसी जगह पर रहेगी जहां इनको खाने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ी सी बड़ी होती है ये क्या करती है, गमन करना स्टार्ट करती है, फिर ये उड़कर दूसरी जगह जाएगी तो वहां पर नुकसान पहुंचाएगी। रेगिस्तानी टिड्डियां विश्व भर में फसलों को सबसे अधिक नुकसान करती है, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में, ठीक है। यानी कि एशिया वाला और जो अफ्रीका वाला जो रीजन है वहां पर ज्यादा, जो गर्मियों वाली जगह है वहीं पे होती है। जो ठंडे इलाके हैं यूरोप में, इनमें नुकसान नहीं होता है। आधिकारिक क्षेत्र की बात करें तो ये वह प्रजातियां मुख्य रूप से रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। या तो जो है पूरा एरिड जोन है वहां पर, या सेमी एरिड रीजन में भी जहां पर हल्की फुल्की बारिश होती है वहां पर भी होती है, और रेगिस्तानी इलाकों में तो पाई जाती ही है। विशेषता क्या है, तो रेगिस्तानी टिड्डी अपने झुंड बनाने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। ये क्या करती है, इनमें ऐसा नेचर होता है कि ये ग्रुप में उड़ती है, अकेली नहीं उड़ के जाएगी, ग्रुप में जाएगी। जब यह कीट अकेला होता है तो यह सामान्य रूप से एक शांतिपूर्वक पूर्ण में रहता है, ठीक है, शांतिपूर्वक रूप में रहता है। भाई अकेला है तो डरता है कि नुकसान हो जाएगा कहीं पे, लेकिन जैसे ही इनको जो है अपने दोस्त मिलते हैं, ग्रुप बनता है, फिर ये तबाही मचाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले शांति से रहता है, लेकिन जब इनकी जनसंख्या जो है का
बढ़ाव बढ़ता है, ठीक है, दबाव बढ़ता है, तो ये एक विशाल झुंड में बदल जाता है, कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो लंबे दूरी तय करते हैं, लंबा झुंड होता है, तो आप मारना भी चाहो तो मान लो कितने को मार लोगे, तो लाखों में होती है, तो जब हम इनको नष्ट भी करते हैं तो भी ये इतनी नष्ट नहीं होती है, लंबा झुंड होता है, ठीक है। नुकसान क्या है, इस प्रजाति के झुंड के कारण खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये टिड्डियां बहुत तेजी से पौधों के पत्ते और फलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। आ गई बात समझ में? तो जिसके खेत से गुजरती है, जिसके खेत के ऊपर से गुजरेगी, अब आप कहोगे सर ऊपर से गुजरेगी तो फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? ये ऐसे नहीं होती है कि मान लो कंटिन्यू उड़ी रही है, जो आगे वाली टिड्डियां है वो क्या करती है, मान लो ये इनका एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें लाखों टिड्डियां हैं। अब ये क्या करती है, आगे वाली जो टिड्डियां हैं ये यहाँ पर बैठती रहेगी, पीछे वाली यहाँ पर बैठती रहेगी, ये वाली यहाँ आकर बैठेगी, ये वाली यहाँ आकर बैठेगी, ये वाली यहाँ आकर, इस प्रकार से। अब ये जो यहाँ पर इतनी देर खा रही थी ना, अब ये उड़कर यहाँ चली जाएगी, फिर ये उड़कर यहाँ चली जाएगी, इस प्रकार से ये गमन करती रहती है और बीच बीच में खाती भी रहती है, उड़ती रहेगी, खाती रहेगी, उड़ती रहेगी, खाती रहेगी, यही काम है इनका, ठीक है। इसलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और कंटिन्यू ये चलती भी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी के खेत में बैठ गई तो वहीं पे बैठ गई, नहीं, ऐसा सिर्फ रात में ही करती है, कहीं पे बैठ गई रात में तो वहीं पे बैठेगी, फिर नहीं उड़ेगी, ठीक है। तो सायकाल का जो टाइम होता है उस पर यदि आपके टिड्डियां आ जाती हैं तो रात भर वहीं पे बैठी रहेगी वो, ठीक है, और वहां पर हो सकता है वो अंडे भी दे जाए, ठीक है। तो वो चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि रेगिस्तानी टिड्डी का झुंड कई किलोमीटर तक फैल सकता है और ये फसलों के खतरे को जो है, फसलों के लिए खतरा बनता है। इसके कारण बड़े पैमाने पर खाद्य की कमी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूखमरी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पूरी फसल को ही खा गई है, सभी किसानों के आसपास के जो किसान है उनके खा गई है, तो फिर इतना नुकसान जो है आपके, भाई रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी, तो फिर भूखमरी वाली सिचुएशन भी बन जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है आपके माइग्रेटोरिया लोकस्ट, जिसको हम प्रवासी टिड्डी कहते हैं। यह टिड्डी की दूसरी प्रमुख प्रजाति है जो बहुत दूर दूर तक यात्रा करती है और फसलों के लिए ये भी क्या होती है, खतरनाक होती है। आधिकारिक क्षेत्र की बात करते हैं, कहाँ रहती है, तो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सारी जगह पाई जाती है, ठीक है। विशेष जो विशेषता है उसकी बात करें तो प्रवासी टिड्डी आमतौर पर बड़े झुंडों में पाई जाती है और इनका झुंड 100 किलोमीटर तक फैल सकता है। ये लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखती है। नुकसान की बात करें तो प्रवासी टिड्डी के बड़े झुंड फसल की भूमि को तेजी से नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्थानीय कृषि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये टिड्डियां किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इनकी बड़ी संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपके किस में आता है, प्रवासी जो टिड्डी है उसमें आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि जो रेगिस्तानी डेजर्ट टिड्डी है वो कौन सी है और प्रवासी टिड्डी कौन सी है, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं होता है इनमें, लेकिन खतरनाक वो ज्यादा होती है, ठीक है। हालांकि ये भी जो है आपके कई किलोमीटर दूर तक फैली रहती है। इसके अलावा प्रवासी टिड्डी अपने झुंड के साथ लंबी यात्रा करती है, अधिकतर कृषि भूमि में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद में आ जाता है आपके लॉन्ग टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइप सेकंड का मतलब हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। और 7वें क्वेश्चन में जो है अधिकतर बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी जो है हम बड़े बड़े क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन की ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टोर ग्रेन है, ठीक है, आपके जो स्टोर ग्रेन है उनमें होने वाले कीटों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्टोर ग्रेन की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपके पल्स बिट्टल, जो पल्स में बिट्टल दिखाई देता है वो हो गया, खपरा बिट्टल हो गया, ठीक है, ये तो होते ही है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक भी होते हैं, जो मान लो राइस वीविल है, ये राइस में ही लगेगा, ठीक है। इस प्रकार के कीट भी होते हैं, इलिया होती है, ये सभी जो है आपके स्टोर ग्रेन में ही आते हैं। तो इनमें यदि कोई एक दो रह भी जाए तो आप जो है अपने ऐड कर लेना खपरा बिट्टल को, और इनको जो 6-7 कीट होते हैं स्टोर वाले उन सबको ऐड कर लेना। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले राइस वीविल की, ठीक है। सिटोफोलिस ओराइजिस का नाम है, कोलियोप्टेरा इसका ऑर्डर है, और जो आपके कुरकुलिनोडी ये इसका क्या है, फैमिली है, ठीक है। जनरल जो इसकी बातें हैं उसकी बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है बाइलिंगुअल
यानी कि हिंदी वाला मैटर नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेना। सामान्य परिचय में क्या है, ये राइस विविल इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन लाइक राइस, यानी कि राइस में क्या होता है, मुख्य रूप से ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये व्हीट को भी, मेज को भी, इनको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, इसके अलावा बोथ द लार्वा एंड अडल्ट, इसके दोनों ही अटैक करते हैं। जो लार्वा होता है जिसको हम लट बोलते हैं, ये भी अटैक करती है, ये भी दानों को खाती है। और जो अडल्ट होता है, पंखों वाला जो अडल्ट होता है, वो भी, भृंग भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ग्रेन को। बोरिंग होल इनटू द कर्नेल एंड फीडिंग ऑन देम, यानी क्या करता है, जो आपके कर्नेल है, जो दाना है, उसके अंदर होल करेंगे, एक छेद करेंगे, और छेद करके अंदर से क्या कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको खोखला कर देंगे। ठीक है, ये इनका नेचर होता है। नॉर्मली जो आपकी इल्ली होती है, इल्ली देखा होगा आपने, उसी प्रकार का ये कीट होता है। इसके बाद में लेजर ग्रेन बोरर आ गया। ठीक है, ये क्या है, तो राइजो, ये आपका हम कहते हैं राइजोपार्था डोमिनिका इसका नाम होता है, कोलियोप्टेरा इसी की ऑर्डर है। ठीक है, जनरल बातें इसकी पढ़े तो ये बोरर इज मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर सीरियल एंड पल्सेज, सीरियल्स के लिए और पल्सेज के लिए, दोनों को साथ में देखे तो आपका ये क्या होता है, मेजर पेस्ट होता है। ठीक है, इसमें राइस भी आ गया, व्हीट भी आ गया, साथ में आपके कॉर्न जो होते हैं, मक्का हो गया, इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लार्वी इन्फेक्ट द ग्रेन, ठीक है, जो लार्वा होता है, लट होता है, वो नुकसान पहुंचाता है, फीड करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म खा जाता है, क्यूजिंग सिग्निफिकेंट डिपेंड ऑन द ग्रेन, ग्रेन को नुकसान पहुंचाता है, जो आपका बीज होता है उसको नॉर्मली क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है आपके सिर्फ लार्वा, जो लट अवस्था है, वो ही नुकसान पहुंचा रही है, इसकी अडल्ट अवस्था नुकसान नहीं पहुंचा रही है। लेकिन राइस विविल में क्या होता है, वहां पर जो राइस विविल है उसमें आपके लट अवस्था और अडल्ट अवस्था दोनों नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं रेड फ्लोर बिटल। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये आपके ट्राइबोलियम कास्टेनम नाम का कीट होता है। ठीक है, कोलियोप्टेरा इसका भी ऑर्डर है। और जनरल बात करें तो ये आपके कॉमन पेस्ट है, किसके लिए, स्टोर ग्रेन के लिए। ठीक है, कॉमन पेस्ट है, स्पेशली देखा जाता है किसमें, आपके व्हीट में, इसके अलावा अदर जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी देखा जाता है। मान लो जो बटर है, आपके जो हम कहते हैं कि आटा हो गया, इनमें भी ये देखा जाता है, इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसकी लार्वी है, अडल्ट है, दोनों ही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, फ्लोर को, जो आटा है उसको भी, और जो आपका ग्रेन है उसको भी, लीडिंग टू द कंटामिनेट एंड क्विकली, जो क्वालिटी लॉस है वो करता है। ठीक है, कंटामिनेट कर देता है, यानी कि जो चीजें हैं उसको प्रदूषित कर देगा, और साथ में जो आपका हम कहते हैं वैल्यू कम कर देगा, उसका जो क्वालिटी है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेड फ्लोर बिटल है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है गोदाम में जो पतंग है, पतंग का मतलब हो गया जो मोथ होते हैं। ठीक है, वेयर हाउस में पाए जाने वाले मोथ। ठीक है, ये आपके एफिस्टिया कुटेला, कोटेला इसका नाम होता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है। साथ में हम इसकी एक जनरल बातें देखें तो ये जो आपके जितने भी ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रेन हो गए, चाहे वो नट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, इन सबको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। साथ में इसकी जो लार्वल अवस्था है, जो लट वाली अवस्था है, ठीक है, वो भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ में ही ये कंटामिनेशन और सिग्निफिकेंट डैमेज देता है, यानी कि जो आपके जितने भी स्टोर किए जाने वाले जो प्रोडक्ट है, चाहे कोई से भी हो, ठीक है, कोई से भी स्टोर किए जाने वाले जो प्रोडक्ट हो, उनको सबको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, और इसकी लट अवस्था ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जो लट अवस्था होती है वो, और ये साथ में कंटामिनेंट यानी कि प्रदूषित तो करेगी ही, और उसका जो डैमेज है वो भी देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से क्वालिटी तो खराब होगी ही। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो बीजों की खराब होगी ही, जो दाने हैं उनकी खराब होने ही वाली है। इसके बाद में आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका होता है पल्स बिट्टल। पल्स बिट्टल का मतलब क्या हुआ, जो दालों में होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा दालों में क्या होता है, एक गोल गोल सा, हम नॉर्मल भाषा में उसको गुण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। तो ये जो है आपका पल्स बिट्टल ही होता है। ठीक है, क्या होता है, पल्स बिट्टल ही होता है, ध्यान रखना है इसका। ये आपके क्या करता है,
कि पल्स बिट्टल इज ए मेजर पेस्ट ऑफ पल्सेज। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है पल्सेज में, और वो भी कौन कौन सी, चिकपी हो गई, लेंटिल हो गया, बीन हो गई, इन सब को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष क्या बात है कि ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दलहनों को, जो आपके दलहन है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। द लार्वी इन्फेस्ट सीड एंड कॉज कंसिडरेबल डैमेज बाय द फीडिंग ऑन द कंटेंट, यानी कि जहां पर भी इनको दाने मिलते हैं उन सभी दानों को क्या करते हैं, खाते हैं और बीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है, तो ध्यान रखना है लार्वल अवस्था, या हम कहते हैं जो लट अवस्था है वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, दालों को नुकसान ज्यादा होता है। तो दालों का जो स्टोर ग्रेन में रहने वाला जो कीट है, जो मुख्य रूप से दालों को ही नुकसान पहुंचाता है, वो आपके किस में आ जाएगा, पल्स बिट्टल में, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इन प्रमुख कीटों से अनाज की गुणवत्ता और वजन में भारी नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसमें जो ये देखो पल्स बिट्टल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब में यदि हम बात करें तो पल्स बिट्टल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका नेचर ऑफ डैमेज भी देखेंगे और साथ में इसको कैसे नियंत्रित करते हैं इसकी बात भी हम करेंगे, इसकी बायोलॉजी की भी बात करेंगे। ठीक है, नेचर की बात करें तो जो आपके पल्स बिट्टल है, ठीक है, ये दलहनों जैसे चना हो गया, मसूर हो गई, बीन्स हो गए, ठीक है, इनको क्या करता है, सामान्य जो कीट है इनको सामान्य तो नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान भी कहाँ पहुंचा रहा है, ध्यान रखना है, नुकसान भी स्टोर ग्रेन में, यानी कि जहां पर हम स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद में वैक्स बिट्टल अपने अंडे दलहनों की सतह पर देते हैं। ठीक है, वैक्स क्या करेंगे, दलहन की सतह पर अपने अंडे देंगे, वहां से लार्वा निकलेगा। ठीक है, लार्वा क्या करेगा, उसको खाने की चीजें चाहिए, खाने के लिए वो दालों पे अटैक करेगा और दालों को खोखला बना देगा, उन पे छेद कर देगा, उनको अंदर से खा जाएगा, बाहर से खा जाएगा, जहां से भी मिलेगी वहां से इनको खा जाएगा चारों ओर से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पल्स बिट्टल का नेचर होता है। इसकी बायोलॉजी भी देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या है कि ये कैसे कैसे अपना जीवन जीता है, कौन कौन सी अवस्थाएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, लाइफ की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अंडे की, किसकी बात करते हैं, अंडे की। तो अंडे में क्या होगा, सबसे पहले कोई भी कीट होता है उसकी शुरुआत अंडे से ही होती है। नॉर्मली अधिकतर जो कीट होते हैं उनमें अंडे ही आपको सबसे पहली अवस्था जो है लिख के आनी है। ठीक है, तो अंडे क्या हो गए, आपके अंडे से लार्वा निकलते हैं जो कि बीजों के अंदर घुसकर उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अंडे कहाँ से आए, तो जो अडल्ट होता है, ठीक है, अडल्ट होता है वो अंडे देने का काम करता है, मादाएं होती है। ठीक है, मादा जो पल्स बिट्टल है वो आपके क्या करती है, अंडे देती है, और ये अंडे क्या करते हैं, जैसे ही अंडों से जो है आपके अंडों की एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, अंडे को फोड़कर उसमें से लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा क्या करेगा, आपके जो पल्स हैं, जो आपके दाने हैं, उनके दानों को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद में लार्वा बीजों के अंदर से भोजन करते हैं और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और उनके अंदर जो है छेद करते रहेंगे आपका जो सीड है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, एक अवस्था आएगी प्यूपा। भोजन करने के बाद लार्वा प्यूपा बन जाते हैं और फिर वयस्क बेटल के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, प्यूपा अवस्था क्या होती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कीटों में जो प्यूपा अवस्था होती है वो एक निष्क्रिय अवस्था होती है। ठीक है, इसमें ये या तो कुछ कीट ऐसे करते हैं कि इनका जो ऑफ सीजन होता है, ठीक है, उस ऑफ सीजन में अपने आप को उस सीजन में ढालने के लिए या उससे बचाने के लिए अपने आप को एक निष्क्रिय अवस्था में ले जाते हैं। ठीक है, फिर वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे, उनके अंदर जो है आंतरिक क्रियाएं होती रहेगी, उनकी शारीरिक क्रियाएं होती रहेगी, लेकिन वो निष्क्रिय पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो अवस्था आपकी क्या होती है, प्यूपा होती है। अब प्यूपा क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा और अडल्ट बन जाएगा। अडल्ट का मतलब उसके पंख निकलेंगे और पंख जो है उड़ान भरने में काम में आते हैं। तो वयस्क मिलकर प्रजनन करते हैं और जीवन चक्र जारी रखते हैं। अब अडल्ट में दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होंगे, और दोनों ही क्या करते हैं, अपना जीवन जो है जो मैथुन क्रिया करेंगे और दोबारा से अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उन अंडों से दोबारा से लार्वा निकलेगा, लार्वा से दोबारा से आपके प्यूपा बनेगा और प्यूपा से दोबारा से अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो साइकिल है वो चलता रहता है, कंटिन्यू इनका साइकिल चलता रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आप बायोलॉजी में लिख के आओगी, किसमें, जब भी कोई कीट की बायोलॉजी पूछते हैं आपको, इसका मतलब उसकी चारों अवस्थाएं लिखने आती हैं। ठीक है, या आपको स्टेज ऑफ लाइफ पूछ ले तो भी यही चीजें लिख के आओगी। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं।
अब आ जाता है कि स्टोरेज की कुछ आपके जो पारंपरिक भंडारण की संरचनाएं हैं और कुछ जो है ट्रेडिशनल, एक तो पुरानी होती है ट्रेडिशनल होती है और कुछ आधुनिक जो है स्टोरेज की स्ट्रक्चर्स होती है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली बात तो स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होती है इनका ध्यान रखोगे, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो अनाज को या किसी भी चीज को भंडारित करने के लिए, ठीक है, भंडारित करने के लिए या उसको खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, बचाने के लिए जिन जगह पर उसको रखते हैं, जिन सामानों में उसको रखते हैं दानों को, उसको हम स्टोर स्ट्रक्चर व स्टोरेज स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में, तो ये ध्यान रखना ये दो प्रकार की होती है, एक तो पुराने टाइम से जो इस्तेमाल की जा रही थी वो, और एक आधुनिक टाइम में जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, दोनों की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो आधुनिक वाला जो दिमाग आया है ना, ये पुरानी से ही आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है मॉडर्न हो गए तो हमने जो है पुरानी चीजों से नहीं सीखा, पुरानी चीजों से ही देखकर सीखा है, ये आधुनिक बने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी कमियां और फायदे तो दोनों के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके पुराने तरीके हैं जो कि अनाज रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सामान्यतः कम लागत वाले लेकिन कीटों और पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लागत तो कम आएगी, ठीक है, पैसा तो आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। अब मान लो पैसा कम कैसे लगेगा, तो जो जूट की बोरी होती है वो खरीदने में क्या जाएगा, ठीक है, वो खरीदो, अनाज को उसमें भरो और रख दो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब इसमें लागत कम है लेकिन कभी कभी उसमें इली लग जाती है या चूहा उसको काट देता है, ठीक है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो वो चीजें हैं कि ये क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, कीटों से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये कब होगा, ये आपके देखने को मिलता है पुरानी मेथड्स में। ठीक है, इनका कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिट्टी के जो गड्ढे होते हैं उनका सबसे पहले मड पिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, या तो ये पिट गड्ढों के रूप में होते हैं या इनको हम मिट्टी से ऐसा ही ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो किसान मिट्टी के गड्ढे खोदकर अनाज रखते हैं और कीटों से बचाने के लिए उन पर मिट्टी डाल देते हैं, चारों ओर से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो जब चाहेगी तभी उसको दोबारा से निकालेंगे। ठीक है, जनरली आपने जो है पुराने टाइम पे देखा होगा कि लकड़ी से बनी हुई जो स्ट्रक्चर्स थी वो भी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, पत्थर से बनी हुई स्ट्रक्चर है वो भी इस्तेमाल की जाती है, उनमें जो है अनाज रखा जाता है। इसके बाद में जूट बैग्स की बात करते हैं, जो आपके नॉर्मली आपने देखा होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि आपके बोरियां, क्या होती है, बोरियां होती है नॉर्मली। ठीक है, ये जो बोरियां होती है अनाज सूतली के बैग या जो जूट बैग्स हैं में रखा जाता है, जो कि नमी और कीटों से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, इनमें रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नमी होगी तो ये नमी को अवशोषित करके बीजों को खराब कर देगी या फिर कीटों से इसको जो है प्रभावित हो सकती है। बोरियों को तो नॉर्मली जो है आपके चूहे भी काट सकते हैं, इसके अलावा जो आपके घुन होते हैं वो लग जाते हैं, इलियां होती है वो लग जाती है, तो ये प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, इसके बाद में गोदाम आ जाता है। ठीक है, गोदाम में ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी या बांस से बने गोदामों में अनाज रखा जाता है जो कि कीटों और नमी से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये गोदाम जो है ये आपके थोड़े बहुत फायदा दिलाती है, किसमें, कीटों और नमी से बचाने का काम करते हैं। इसके बाद में आपके अर्थन पॉट्स आ गए, मिट्टी के बर्तन आ गए। ठीक है, कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो अनाज को नमी और कीटों से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है छोटे छोटे बर्तन भी होते थे और बड़े बर्तन भी बनाए जाते थे मिट्टी के। ठीक है, उनमें अनाज सुरक्षित रहता था, उनका इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना है। मॉडर्न और इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडर्न की बात करें आजकल की, तो यह संरचनाएं बेहतर सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है जो कि अनाज भंडारण की स्थितियों को सुधारने, भंडारण का जीवन काल बढ़ाने और कीटों के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न जो आजकल की चीजें हैं वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो आपके जो है मुख्य रूप से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल, हालांकि इसमें खर्चा तो ज्यादा होता है लेकिन ये भंडारण की सुविधा से जीवन काल बढ़ाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए क्या करती है, मदद करती है। तो ये आजकल की टेक्नोलॉजी है जो काम में ली जा रही है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में आप आजकल आपने देखा होगा कि मेटल के जो साइलो है, जिनको हम नॉर्मली जो है मेटल का एक बक्सा बोल सकते हैं, टंकियां बोल सकते हैं। ठीक है, जो मेटल की टंकियां ये बनी होती है ये इसमें आती है। ठीक है, तो धातु से बने
एयर टाइट और मजबूत भंडारण यूनिट्स जो अनाज को कीटों और नमी से तापमान में जो है बदलाव से बचाते हैं। ठीक है, धातु से बने एयर टाइट और मजबूत भंडारण यूनिट जो अनाज को कीटों, नमी और तापमान में बदलाव से बचाते हैं। ठीक है, पूसा बीन की बात करते हैं। ये पूसा द्वारा विकसित जो है स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है, इसका पूछा भी जाता है। इसको परिभाषा के रूप में भी पूछ सकते हैं कि पूसा बीन क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है, परिभाषा के रूप में भी ये आ सकता है। इसके बाद में हम बात करें आपका, ये क्या होता है, एक सील किया हुआ भंडार कंटेनर है जो कि प्लास्टिक और धातु से बना होता है और अनाज को कीटों से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अनाज को किसके लिए करते हैं, कीटों से बचाने के लिए डिजाइन करते हैं। हर्मेटिक स्टोरेज की बात करें तो ये आपके एयर टाइट बैग या कंटेनर होते हैं जो अनाज रखने में काम में आते हैं, जिससे कि अंदर का ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है और कीटों का प्रवेश रुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूमिगेंट चेम्बर्स यानी कि ऐसे कक्ष जिनमें हम धुआं कर सकते हैं, कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, उस प्रकार के स्ट्रक्चर वो आपके बड़े और सील किए हुए कक्षों जहां फ्यूमिगेंट फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है ताकि भंडारित अनाज से कीटों को नष्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपका शुगर केन पाइरिला है, इंपॉर्टेंट कीट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके किस में है, आप क्या करेंगे, जो 5-7 कीट है इनका एक एक कमेंट करके इनको कमेंट के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लो 4 कीट दे दिए और उनका एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको पूछ लिया, तो उस प्रकार से इनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये शुगर केन पाइरिला है। ठीक है, पाइरिला की बात करें तो ये आपके जो है जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, तो हम कहेंगे कि पहली बात तो ये शुगर केन में लगता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, किस में लगता है, शुगर केन में। ये सांप चूसने वाला कीट है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या करता है, ये रस चूसने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रस चूसने वाला कीट है जो मुख्य रूप से गन्ने की फसलों को प्रभावित करता है। इसके लार्वा वयस्क गन्ने के पौधों के रस पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि पत्तियों का मुरझान, विकास में कमी, पत्तियों का पीला होना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह कीट एक चिपचिपा पदार्थ हनी ड्यू भी उत्पन्न करता है, जो कि कालीन फफूंद जो आपके मुख्य रूप से हम कहते हैं मोल्ड होती है, उसको भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, उसके विकास की वजह से पौधों के लिए अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, क्या होता है, पाइरिला तो खुद का काम कर लेता है। ठीक है, पाइरिला ने तो खुद का काम कर लिया है, लेकिन ये क्या करता है, ये दूसरे कीटों को, ठीक है, दूसरे कीटों को क्या करता है, ये जो है आपके उन फंगस को आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो ये क्या करता है, फंगस को आकर्षित करता है। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो उस फंगस से क्या होता है, काले काले कलर की जो है आपके वो बन जाती है, एक फंगस आ जाती है और वो गन्ने की क्वालिटी को क्या करती है, खराब कर देती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि हनी ड्यू नाम का जो चिपचिपा पदार्थ है ये उत्पन्न होता है। इसके बाद में चना की फसल की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका पोड बोरर है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पोड बोरर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी इससे आ सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, आपका इसका नाम होता है, लेपिडोप्टेरा है, नॉक्टिडिडी का फैमिली का है। ठीक है, जनरल इसके बारे में एक बात करें तो ध्यान रखना है, चना फली का कीट खासकर चने की फसल का सबसे विनाशकारी कीट है। इसके लार्वा विकासशील फलों पर हमला करते हैं, जिससे कि व्यापक नुकसान होता है। ये बीजों को खाकर क्या करते हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। ये कीट विभिन्न प्रकार की फसलों पर आक्रमण करते हैं, जिसमें से अन्य दलहन हो गई, कपास हो गई, इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो पोड बोरर है ये आपके एक तो चने को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरी दालों को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ में कपास को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा चने में ये क्या करता है, तो जो पोड होती है, पकी हुई जो पोड है उसके अंदर घुसेगा, अंदर से दानों को खाएगा और फिर बाहर निकल के दूसरी जो है पोड उसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो जनरल चीजें हैं वो इसमें देखने को मिलती है। बाकी आप जो है देखा होगा अपने नॉर्मली चने की खेतों में ये दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रिंजल सूट फ्रूट
जो बोरर है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, जो ब्रिंजल वाला सूट या फ्रूट बोरर हम बोलते हैं, ये मुख्य रूप से सूट और फ्रूट बोरर दोनों ही होता है। ठीक है, जब इसको फ्रूट मिलता है तो ये फ्रूट पे अटैक करता है, और मान लो फ्रूट नहीं लगे हैं तो ये जो ऊपर वाला सूट होता है, ठीक है, जो कोमल कलियां होती है जहां से ग्रोथ हो रही होती है, उस भाग में घुसकर वहां से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और कभी कभी डेड हार्ट भी कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, इसकी कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। बैंगन का जो डंठल या फल खोदने वाला जो कीट है, बैंगन की फसल का प्रमुख कीट होता है। इसके लार्वा पौधों के डंठल को और फलों को दोनों को घुसते हैं, दोनों में अंदर अंदरूनी हिस्सों को खाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी, विकृत फल, उपज की बाजार में वाणिज्यता में कमी होती है। यह कीट उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है जहां पर बैंगन की खेती होती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, बैंगन की खेती होती है, उन क्षेत्रों में ये विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है। इसके बाद में बात करते हैं बेर की फल मक्खी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कीट है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका जो है पूरा कच्चा चिट्ठा तो मैंने उसमें ही बता दिया था, आपका जो ओल्ड पेपर है उसी में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था किस किस प्रकार से ये जो है आपके जनन करती है, कहाँ पे ये अंडे देती है। ठीक है, अंडे ये मुख्य रूप से मिट्टी में देती है। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी से जो लार्वा है वो पेड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वहां पर वो जो अंडे ये मुख्य रूप से वहीं पे देती है, बेर के पास में। ठीक है, और बेर के पास में से जो है आपके लार्वा होता है, लार्वा जो है आपके प्यूपा अवस्था जो आती है वो मिट्टी में चली जाती है। ठीक है, लार्वा जो है बेर को खा लेता है, उसके बाद में लार्वा जो है मिट्टी में चला जाता है, उसके बाद में वहां पर प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर अडल्ट बनता है, अडल्ट उड़कर दोबारा से क्या आ जाता है, आपके बेर पे आ जाता है। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हैं वहां पर आपको बताई है। यहाँ पर बात करते हैं, जो बेर की फल मक्खी है विनाशकारी कीट है, जो कि बेरी जो आपका इंडियन जुजीवा है के फल पर हमला करती है। मादा मक्खी फल के अंदर अंडे देती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, फल के अंदर अंडे दिया जा रहे हैं, और लार्वा फल के गुदा को खाकर सड़न पैदा कर देता है, खराबी उत्पन्न करता है। यह कीट न केवल फल की गुणवत्ता को घटिया करता है, बल्कि इसके बाजार मूल्य को भी प्रभावित करते हैं। बेरी बागानों का प्रमुख कीट माना जाता है। ठीक है, मैं जो बेर वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा। तो अंडे कहाँ दिए जा रहे हैं, अंडे आपके जो है फल पर दिए जा रहे हैं, बेर पर। अंडों से क्या निकलेगा, अंडों से लार्वा आएगा, लार्वा क्या करेगा, फलों को खाएगा। इसके बाद में यहां से जो है आपका प्यूपा निकलेगा, और वो अंदर मिट्टी में गिर जाएगा। तो आपके ये बेर है, बेर के नीचे ही मिट्टी में क्या गिरेगा, जो लार्वा है वो गिर जाएगा। अभी ये लार्वा प्यूपा बनेगा, प्यूपा अवस्था में ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, उसके बाद में ये दोबारा से क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। ठीक है, अडल्ट बन के ये दोबारा से क्या होगा, उड़ेगा, और वहीं पे जाकर अंडे देगा फल के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है आपके कॉटन के कुछ इंपॉर्टेंट कीट है, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उनमें से एक तो सारे जो है कॉटन के ये कीट हैं, जैसे कि पिंक बॉलवर्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉटन बॉलवर्म हो गया, जिसको हम हेलिकोवर्पा और मिजेरा के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉटन जो है लीफ हॉपर हो गया, इसके अलावा कॉटन एफिड हो गया, एफिस गोसिपाई बोलते हैं इसको, और व्हाइट फ्लाई ये भी इंपॉर्टेंट होता है कॉटन में, बेमिसिया टेबे की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कीट होता है। तो ये जितने भी कॉटन के कीट है, इनमें से कोई सा भी कीट पूछा जा सकता है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से हम एक जो आपका पिंक बॉलवर्म है उसकी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो पिंक बॉलवर्म की बात करें तो ये आपके पैक्टिनियोफोरा गोसिपाई, इसका क्या होता है, आपके साइंटिफिक नेम होता है पैक्टिनोफोरा गोसिपाई। लेपिडोप्टेरा का ये क्या होता है, ऑर्डर होता है इसका, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, इसमें बेसिक बातों को हम डिस्कस करें तो ये क्या करता है, पिंक बॉलवर्म कपास की फसल का एक अत्यंत ही हानिकारक कीट है। ठीक है, यानी कि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। दूसरी बात, इसके लार्वा कपास के फलों में घुसकर बीज रेशे पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि उपज और गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। प्रभावित फल फसल में पहले गिर सकती है, और कीट कपास उगाने वाले क्षेत्र में भारी आर्थिक नुकसान का जो है कारण बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल आपका एग जो अंडे हैं उनमें। ठीक है, तो मादा पतंगा कपास के फल या फूलों पर अंडे देती है। ठीक है, पहली बात तो कहां पर देगी अंडे, फल या फूलों पर अंडे देगी। उसके बाद में
उसके बाद में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा क्या करेगा, तो लार्वा अंडों से निकलकर कहाँ जाएगा, कपास के फलों में घुस जाएगा, क्योंकि वो जो बोल होती है, ठीक है, जो बोल होती है, जो हम कहते हैं कि जिसमें कपास अंदर लग रही है, तो कपास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को खाने के लिए ये अंदर घुसेगा, ठीक है, और अंदर से जो आपकी कपास है उसको पूरी तरह से खा जाएगा। उसके बाद में ये प्यूपा अवस्था आएगी, भोजन करने के बाद में लार्वा फल के अंदर प्यूपा बन जाता है, ठीक है, फल के अंदर ही क्या बन जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। फिर इसके बाद में वयस्क पतंग प्यूपा से निकलकर अंडे देते हैं और चक्कर को दोहराते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में जो अडल्ट है वो बाहर निकलेगा, और अडल्ट बाहर निकलकर दोबारा से अंडे देने की प्रोसेस चालू कर देगा, नए फल ढूंढेगा, उन पे अंडे देगा, ठीक है। वहां पर दोबारा से क्या बनेंगे, आपके जो ये बोल है, इस बोल के पास में जो लार्वा है वो बनेगा, और लार्वा दोबारा से बोल के अंदर घुस जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है या जो बायोलॉजी है इनकी, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एक जो है कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो कंप्लीट वाले ही आए हैं, ठीक है। जैसे आपका ये टिड्डी होता है, ये इनकम्प्लीट बायोलॉजी वाला होता है, यानी कि इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, इसमें 3 अवस्थाएं ही होती है, ठीक है। बात करते हैं पिंक बॉलवर्म के लार्वा कपास के फल के अंदर बीज और रेशे पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि फल सड़ने लगते हैं और कपास की गुणवत्ता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, फल सड़ने लग जाते हैं और कपास की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक सी बात है कि जो सेल्यूलोज है उसको खा जाएंगे, तो या तो बीज खराब होंगे, या तो वो जो बोल है वो खराब हो जाएंगे, या उसके अंदर की जो कॉटन है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसका रेशा पूरा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, अवधि से पहले फल गिरने से कपास की फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आती है। कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो कंट्रोल मेथड में आपको देखने को मिलेगा कि केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, ठीक है। रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो फोस्फिन और पायरेथ्रोइड जैसे कीटनाशकों का क्या होता है, उपयोग होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको नियंत्रित करने के लिए फोस्फिन का और पायरेथ्रोइड, ठीक है, इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में हम प्राकृतिक शत्रुओं में जैसे ट्राइकोडर्मा ग्रामा हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डिजीज कंट्रोल में। ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपके इंसेक्ट कंट्रोल में, ठीक है। तो दोनों चीजों को यहीं पे दिमाग में बैठा लेना। ड्रामा का मतलब होता है डिजीज, ठीक है, ट्राइकोडर्मा मतलब डी यानी डिजीज, और ग्रामा का मतलब आप समझ जाना क्या होता है, कीटों को कंट्रोल करने के लिए। ये भी एक फंगस ही होता है, ठीक है, क्या होता है, फंगस ही होता है। टेलिनोमस का भी उपयोग करते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिस में बुआई और कटाई का सही समय होना जरूरी है। प्रभावित फलों को हटाना कीटों की जनसंख्या को कम करने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई फल प्रभावित हो चुका है, उसमें छेद दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है कि अंदर कीट बैठा है उसमें, तो उसको आप तोड़कर अलग हटा सकते हो, ताकि उसमें से निकलने वाला जो अडल्ट है वो आगे नहीं पहुंच पाए, आगे कीटों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए उसको वहीं पे क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करोगे, इस पीडीएफ के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो आपका ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है, पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि सभी का क्या हो सके, भला हो सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।